वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं और ये हिंदी माध्यम में है, तो आप इसका पूरा लाभ लीजिए। इसमें जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो सभी बेनिफिशियल हैं और एक क्रम से आपको देखना है। क्रमबद्ध तरीके से अगर नहीं देखेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि पर्यावरण भी एक विज्ञान है और विज्ञान की कोई भी शाखा हो क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक होता है। तो आइए आरंभ करते हैं। हिंदी माध्यम में है। अध्याय पहला पहले परिभाषाओं से शुरू होता है और पर्यावरण की बहुत ही सीधी और सामान्य परिभाषा है। पर्यावरण का मतलब क्या है? तो पर्यावरण एक संस्कृत का शब्द है, मूल रूप से ये संस्कृत भाषा का है और वहाँ से ये हिंदी में आया है। परि का मतलब होता है चारों ओर मौजूद चीज, जो कि आपको चारों ओर से घेर रही है। और आवरण, आवरण मतलब ढकना, ढक्कन। तो यहाँ पर दोनों शब्दों को हम अलग अलग कर रहे हैं। परि और आवरण अलग कर दिया, संधि विग्रह कर दिया, तो ये आपको दो अलग अलग शब्द दिखाई दिए, जोड़ दिया तो पर्यावरण बन गया। तो कुल मिलाकर पर्यावरण का मतलब है कि जो चीज़ हमारे चारों ओर मौजूद है, हमें घेर रही है, ढक रही है और प्रभावित कर रही है। प्रभावित करनी चाहिए, सिर्फ घेरे ना। तो पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आपका अपना घर आ सकता है, वो आपको आश्रय दे रहा है, आपके चारों ओर मौजूद है, आपको सिर छिपाने की जगह दे रहा है, तो ये पर्यावरण हो गया। उसके अलावा शहर, ये सब कृत्रिम मानव निर्मित ही सही लेकिन पर्यावरण के रूप में ही तो है। बाकी जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें पहाड़ियाँ, नदियाँ, सागर, हवा, मिट्टी, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सभी। और धरती पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, अर्थात सजीव प्राणी हैं और निर्जीव वस्तुएं हैं, उन दोनों के मिलने से पर्यावरण बनता है। ऐसा नहीं है कि खाली सजीव आ जाएंगे तो ही पर्यावरण बन जाएगा। निर्जीव घटक जब तक नहीं है तब तक सजीवों का अस्तित्व ही संभव नहीं है। और सजीव एक बार अस्तित्व में आ भी गए तो भी निर्जीव घटकों के बिना काम नहीं चलेगा। अब आप सोच कर देखिए, भोजन और पानी, जो अनाज उपजता है वो तो पौधों से प्राप्त होता है। मतलब जो अन्न हम लोग खाते हैं वो जिंदा पौधों से प्राप्त होता है, तो उसमें तो सजीव की बात है। लेकिन बाकी भोजन के अतिरिक्त हमें पानी की आवश्यकता होती है, पानी ज़्यादा अनिवार्य है, तो वो जीवित चीज़ तो है नहीं, लेकिन हमारे जीवन में अभिन्न योगदान दे रही है। सूर्य का प्रकाश कोई जीवित चीज़ नहीं है, निर्जीव है। तो ऐसे जो अजैविक घटक हैं ये जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, तो दोनों के मिलने से पर्यावरण बनता है। और हर जीव का पर्यावरण या हर जीव का जीवन, ये कहना सही रहेगा, पर्यावरण के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है, उसका नियमन किया जाता है। पर्यावरण को जीव भी प्रभावित करते हैं और पर्यावरण जीवों को भी प्रभावित करता है। तो ये एक आपसी साझेदारी कही जा सकती है। ये एक जीवंत और जटिल सत्ता इसीलिए है। जटिल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इसमें घटक हैं, जितना हमें दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा। तो ये उलझा हुआ तंत्र है लेकिन लगातार चलता रहता है। यहाँ जो आप एक छोटा सा चित्र देख रहे हैं, इसमें उलझे हुए एक जंगली पारितंत्र को दिखाया गया है पर्यावरण का। इसमें तमाम जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी हैं, उसके अलावा कुछ ठीक वनस्पतियों को आप देख लीजिए, बाघ को देख लीजिए, यहाँ पानी का स्रोत है, घने पेड़ हैं। मतलब ये जंगल का एक वातावरण है जो कि पर्यावरण के एक प्राकृतिक नमूने को दिखाता है। ठीक है, तो पर्यावरण शब्द नहीं, असल में ये इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इन्वायरमेंट अंग्रेजी में जो हम लोग बोलते हैं, तो वो शब्द इन्वायरमेंट इन्वायरोन नाम के एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ है। इन्वायरोन का मतलब होता है घेरना, जैसे परि का मतलब होता है घेरना या चारों ओर उपस्थित, वैसे ही इन्वायरोन का मतलब होता है घेरना। तो ये वहीं से बना हुआ है इन्वायरमेंट। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास और ऊर्जा, ये तीन चीज़ ऐसी हैं जो कि पर्यावरण की मुख्य तत्व मानी जाती हैं। जैव विविधता जीवित चीज़ है, बाकी प्राकृतिक वास निर्जीव चीज़ है और ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा वो भी निर्जीव चीज़ है, लेकिन ये दोनों जीवन के लिए योगदान देती। तो जैविक और अजैविक पदार्थों के कार्यात्मक संबंध पर पूरा पर्यावरण टिका हुआ है, ये सामान्य परिभाषा है। और पर्यावरण स्वचालित तंत्र है, इसकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो लगातार चलती रहती हैं। उसमें ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं चाहिए होता है जो कि बैठ के बटन दबाए तो चालू होगा। अब वो ऑपरेटर हम मान लेते हैं कि भगवान है, एक परम सत्ता है जो कि सब चलाती है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष तौर पर विज्ञान नास्तिक होता है, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सौर ऊर्जा है वो चीज़। सौर ऊर्जा ही इन सबको गतिमान रखे हुए है, तो ये स्वचालित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ सौर ऊर्जा के सहयोग से ये स्वचालित अवश्य ही। ठीक है, एक बार सौर ऊर्जा इसमें जान डाल देती है, उसके बाद ये चलने लगता है। फिर सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जिस माध्यम से आ रही है, हरे पौधों के माध्यम से आ रही है, तो उस माध्यम से फिर से हमारी फूड चेन में, हमारे पारितंत्र में प्रवेश करती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये होम्योस्टोटिक क्रियाविधि कही जाती है। इस तरह का जो प्रक्रम होता है, स्वचालित होता है और अपने आप काम कर रहा होता है, इसको होम्योस्टोटिक क्रियाविधि कहते हैं और उसी के द्वारा ये कंट्रोल होता है। अब यहाँ कुछ जाने माने फैक्ट हैं जिन्हें कि आप भी जानते हैं।
अब आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून की तारीख में, आने वाला है। लेकिन ये क्यों मनाया जाता है? मतलब जागरूकता के लिए मनाया जाता है, वो तो ठीक बात है, लेकिन इसी दिन क्यों मनाया जाता है? जून में ही क्यों? इसे हम बरसात में क्यों नहीं मनाते? तो बरसात का मौसम हालांकि हर दुनिया में हर हिस्से में अलग अलग होता है, ये भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो 5 जून की जो तारीख है उसी पर क्यों? क्योंकि 1972 के समय में 5 जून से लेकर 16 जून, ये जो 10 दिन का मौका था, इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये दुनिया भर के जितने भी पर्यावरण के जानकार और शुभचिंतक लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तमाम देश और उनके प्रतिनिधि यहाँ अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। तो ये सम्मेलन चला, लंबे समय तक चला, और उसके बाद अगले वर्ष के लिए ये तय किया गया कि जिस तारीख पर हमने इस सम्मेलन को इस बार आरंभ किया है, वही तारीख हम हर साल इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेशन जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराएंगे कि हमने जो कस्में खाई हुई थी, कस्में वादे, तो वो हम निभा पा रहे हैं या नहीं। पर्यावरण के रक्षण का हमने संकल्प लिया था, तो उसमें हम खरे उतर रहे हैं या नहीं। कोई भी इस तरह के जो दिवस होते हैं ना, जैसे अब एड्स दिवस है, तो उसमें कोई बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ी ही होता है कि आपका जन्म दिवस है, केक कट रहा है। वहाँ पर हम अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। वो दिन हम तय करते हैं कि कम से कम उस दिन उस लाइलाज बीमारी के लिए हम संकल्प लेंगे कि हम इससे बच के रहेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। तो ठीक वैसे ही पर्यावरण दिवस है, ये तय किया जाता है कि 5 जून को मनाया जाएगा। तो ये 1973 में पहली बार मनाया जाता है। अब अपने देश का देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके हिसाब से पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरा हुआ भौतिक और जैविक दशाओं का एक घेरा होता है, जिसमें कि जीव उन जैविक और अजैविक घटक, मतलब जीव का मतलब जैविक घटक ही हो गया, तो जीव जो है वो अजैविक घटकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। अजैविक घटकों से लेते हैं, खुराक चूसते हैं, अपना पोषण करते हैं, फिर लौटाते भी हैं उनको। अभी हम आगे देखेंगे, अगले जो लेक्चर होंगे उनमें आपको दिखाई देगा बायो जियो केमिकल साइकिल, तो उसमें किस प्रकार से जितने भी अजैविक तत्व हैं उनका पुनर्चक्रण होता है वो समझ में आएगा। फिलहाल इसे वन लाइनर में देखें। अब भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के समर्थन से अगस्त 1984 में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। ये जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है, ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगा, और एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में ये जो सीई है, ये राष्ट्रव्यापी पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देगा। अहमदाबाद में इसकी अवस्थिति। तो अब आगे चलते हैं। पर्यावरण कुछ 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक या अजैविक, दूसरा जैविक और तीसरा सांस्कृतिक। जो भौतिक पर्यावरण है वो अजैविक घटकों से, यानी जो जीवित नहीं है, निर्जीव है, उनसे मिलकर बना हुआ है। और इसमें भी 3 हिस्से, 3 इसके उपवर्गीकरण किए जा सकते हैं। और ये जो सब डिवीज़न है, इसमें पहला ठोस, ठोस का मतलब जमीन यानी स्थल मंडल, फिर तरल है जलमंडल, पानी ही पानी, और अंत में वायुमंडल है जो कि पृथ्वी के चारों ओर एक घने आवरण के रूप में मौजूद है। और इन तीनों वातावरणों को, या तीनों जो यहाँ आपने अंग देखे, इन्हें हम देखते हैं और इन्हीं रूपों में हम पर्यावरण को समझते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त हम विभिन्न स्थानीय जो पैमाने हैं, जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए। अब जैसे हमने स्थलीय पारितंत्र का तय किया कि ठोस है तो स्थल मंडल है, तो ठोस है तो स्थल मंडल है। अब ठोस तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पहाड़ भी ठोस है, पठार भी ठोस है, मैदान जो जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो भी ठोस है, जो घाटियाँ और खाइयाँ हैं वहाँ भी ठोस जमीन है। तो जितने भी इस तरह के उपवर्गीकरण हैं, ये इन वर्गीकरणों के अंतर्गत हमने किए कि भाई ये सब भी स्थल मंडल है। पहाड़ भी स्थल मंडल का हिस्सा है, पठार भी स्थल मंडल का हिस्सा है, मैदान भी स्थल मंडल के हिस्से। उसी प्रकार से जो जलीय तंत्र है उसमें भी हमने विभाजन किया। तो उसमें हम देखते हैं, तो समुद्र तो एक बहुत अच्छा और बड़ा उदाहरण है, लेकिन उसके अलावा जलमंडल में नदियाँ भी आती हैं, झीलें भी आती हैं। आपके आसपास कोई गढ़ई या पोखरा होगा तो वो भी आ जाएगा। एक गड्ढा तक उसमें शामिल है, जहाँ भी पानी है वो जलमंडल है। उसी प्रकार से वायुमंडल है। वायुमंडल में न जाने कितनी परतें, जितनी ज्ञात परतें हैं उनके बारे में भी वैज्ञानिक ठीक से नहीं जानते, नीचे वाली परतों के बारे में जानते हैं। तो कहने का मतलब कि विभाजनों की कोई सीमा नहीं है। पहले 3 विभाजन किया, उसके बाद 3 से अनेक हो गए। आगे चलते हैं। और ये भी बात है कि जैविक समुदायों के लिए आवास तो ये देगा ही, तभी तो पर्यावरण है, नहीं तो पर्यावरण किस बात का। अब यहाँ अजैविक घटकों को देखते हैं, यानी जो निर्जीव हैं, तो उनके अंदर जीवन नहीं है, सीधी बात है। अजैविक यानी जिनमें जीवन की उपस्थिति नहीं है, लेकिन ये जीवन की उत्पत्ति और उपस्थिति और उसके बने रहने के लिए उत्तरदायी अवश्य ही होते हैं। मनुष्य की कोशिकाओं के लिए जितने भी आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं, कोशिकाओं के निर्माण के लिए और कोशिकीय जो पदार्थ हैं उनके निर्माण के लिए जिन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसमें से एक भी जिंदा नहीं है। कार्बन जिंदा नहीं है, ऑक्सीजन जिंदा नहीं है, हाइड्रोजन जिंदा नहीं है, या जितने भी एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, वो सब निर्जीव हैं। लेकिन उनके आपस में संयुक्त होने से, यौगिक बनाने से और आपस में जुड़ने से हमारा जीवन संभव हो पाया है। ठीक है,
तो ये जीव की सीमाओं को तय करते हैं, जीव की उपस्थिति होगी या नहीं होगी उसको तय करते हैं। और जैविक घटक क्या होते हैं? तो जैविक घटक सीधी सी बात है, जीवित है और किसी न किसी से अपने भोजन की प्राप्ति कर रहे हैं। जैसे हरे पौधे हैं तो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, सूर्य से सीधे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और मिट्टी से खुराक ले रहे हैं। मिट्टी भी जीवित नहीं है, सौर ऊर्जा भी जीवित नहीं है, दोनों अजैविक। फिर वहाँ से जो रासायनिक ऊर्जा उनके अंदर संचित हो रही है उसको बाकी जो जीवधारी उन्हें खा रहे हैं, वो सेवन कर रहे हैं, फिर उनको कोई खा लेगा, तो ये फूड चेन ऐसे बन जाएगी। और इसमें जो मूल घटक होता है वो सौर ऊर्जा होती है, ये चीज़ हमने देखी। और जैविक घटकों में सिर्फ बड़े वाले ही नहीं, छोटे वाले भी हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं उनका एक बहुत बड़ा संसार है, जो कि हमारी आंखों से ओझल रहता है लेकिन मौजूद है हमारे चारों ओर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ जैविक पर्यावरण की चर्चा करते हैं। ये तो अजैविक वाला था। जैविक पर्यावरण में वो सब कुछ आ जाएगा जो जिंदा है। तो जिंदा अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दो ही चीज़ें हैं, एक तो पेड़ पौधे हैं और दूसरे जीव जंतु हैं। कहने के लिए दो हैं लेकिन इनके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन अगर हम वर्गीकरण करें तो दो वैरायटी बनेगी। एक तो पुष्पीय वातावरण है यानी हरे पौधों का, दूसरा जीव जंतुओं का है। और उसमें भी कई सारे स्तर इनके बनते हैं। फिर सामूहिक समूह बनता है, संगठन बनता है, इनकी समष्टियाँ बनती हैं, समष्टि से समुदाय बनेगा, फिर पूरा जैवमंडल तैयार होगा। तो ऐसे करके ये काम करता है और ये एक दूसरे से भरण पोषण के लिए आवश्यक सामग्रियाँ ग्रहण करते हैं। ठीक है, और आर्थिक वातावरण भी यहाँ उत्पन्न होता है। हालांकि आर्थिक वातावरण से ज़्यादा लेना देना मनुष्य को ही है, बाकी जीवों को नहीं। इसके बाद एक और पर्यावरण होता है जो कि है सांस्कृतिक। मनुष्य की संस्कृति और उसका समाज, ये जीवों के साथ भी होता है। बाकी जीवधारी इतना डेवलप नहीं होता है लेकिन उनकी भी संस्कृतियाँ होती हैं, सभ्यताएँ होती हैं। मतलब एक तय मानदंड होते हैं जिसके सहारे वो रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भेड़ियों का झुंड है, तो उसमें लीड कौन करेगा, कौन मुखिया होगा, और जो मादा हैं और बच्चे हैं उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाएगी, कोई बाहरी खतरा आएगा तो उससे हम कैसे निपटेंगे, और कहाँ पर रहना है, कहाँ भोजन करना है और कैसे मिलकर रहना है, ये सब तय किया जाता है। ठीक है, उनके झुंड में भी ये चीज़ डिसाइड होती है पहले से। ऐसे ही शेरों का होता है। हालांकि शेरों का जो झुंड है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें प्राइड कहा जाता है, लायन प्राइड होते हैं, तो वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन जितने होते हैं उसमें एक बबर शेर, मतलब वो लीड कर रहा होता है। शेरनियाँ जो है वो भोजन तलाशती, और बाकी जो है वो उन्हीं के ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं या फिर और मादाएं होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि उनका एक सिस्टम होता है, एक परिवार जैसी संरचना होती है, और ये हर जीव के साथ है। चींटियों की कॉलोनी होती, तो हर जीव की संस्कृति होती है, लेकिन ज़्यादा विकसित और स्पष्ट संस्कृति मनुष्य में है क्योंकि इसके पास बुद्धि ज़्यादा है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण भी एक चीज़ है जो कि हमें प्रभावित करता है और हर जीव को प्रभावित करता है। और इसमें वही कठिन शब्द दिए हैं तो आप सरल शब्द में समझिए। विपणक विदेशों में अपने उत्पादों का विपणन करने का इरादा रखते हैं, विदेशी संस्कृति के प्रति बहुत संवेदनशील। मतलब सीधी बात है कि अगर आप अपने में सीमित रहेंगे, अपने घर परिवार, अपने माहौल, जो आपका कस्बा कूचा है जहाँ आप रह रहे हैं वहीं पर रहेंगे सीमित, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी संस्कृति में रहिए और ये भी अच्छा ही है, आज के बिखरे हुए समाज में बेहतर। लेकिन अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, दूसरों से मिलना चाहते हैं, बाहरी लोगों से, और उनसे फ़ायदा कमाना चाहते हैं, तो आपकी संस्कृति उनके साथ साझा होगी और उनकी संस्कृति आप पर असर डालेगी। भारत के साथ भी ऐसा हुआ, न चाहते हुए हम संपर्क में आए विदेशियों के और फिर प्रभावित हुए, संक्रमित हुए। मतलब हमने भी प्रभावित किया और हम भी उनसे प्रभावित हुए, तो संस्कृतियों के साथ ये संक्रमण चलता रहता है। तो ये भी एक पर्यावरण। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं पर्यावरण की विशेषता। कुल मिलाकर यहाँ आठ पॉइंट है, 7 है, 7 है, चलिए 7 भी पर्याप्त है। तो देखिए, पर्यावरण की परिभाषा पहले है, तो पर्यावरण की परिभाषा फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप 2 बार पढ़ चुके हैं। हाँ, ये है कि उसमें जो घटक हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जो मूल तत्व हैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, अब उम्मीद है कि दिख रहा होगा। ठीक, ये देखिए मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो मुख्य तत्व में एक तो जैविक हैं, दूसरे अजैविक हैं, और ये दोनों जब संतुलित रहते हैं, अच्छा तीसरा घटक इसमें सौर ऊर्जा को जोड़ा गया है, तो ऊर्जा भी तो अजैविक ही है, उसको आप उसी क्लास में डाल दीजिए। अब यहाँ ये कार्य प्रणाली ऐसे ही चलती है, आपस में लेन देन होता है और एक दूसरे को पोषित करते हुए जीवधारी सह अस्तित्व बनाए रखते हैं। न सिर्फ जीवधारियों के साथ सह अस्तित्व बना रहता है, बल्कि जो अजैविक घटक हैं उनके साथ भी हमारा सह अस्तित्व बना रहता है। और मनुष्य इतना परेशान क्यों है? और न सिर्फ मनुष्य परेशान है बल्कि बाकी प्रजातियों को भी इसने एकदम तंग करके रखा हुआ है। तो उसके पीछे असली वजह यही है कि मनुष्य सह अस्तित्व की विचारधारा को भूल चुका है, या भूला नहीं भी हो तो उसको अपनाना नहीं चाहता है। वो सुप्रीम बनना चाहता है, सुप्रीम पावर अपने आप को समझ रहा है कि हम चाहेंगे तो ही संसाधन दूसरे को प्राप्त होंगे। अगर पानी है, जल संसाधन है, तो उस पर मेरा हक है।
हम चाहेंगे तभी दूसरे जीवों को मिलेगा। अब जैसे कहा जाता है ना कि बहुत से लोग हैं सीना ठोक के कहेंगे कि हम गर्मी में पशुओं के लिए पानी रखते हैं, चिड़ियों के लिए भोजन रखते हैं, पानी रखते हैं। अरे आप एहसान नहीं करते हैं, आप उनके हिस्से का खा रहे हैं तो आप उन्हें खिला रहे हैं, ये कौन सा एहसान है? तो ये मनुष्य के दिमाग में बैठ गया है कि वो सुप्रीम है, वो मालिक है पूरे जितने संसाधन है उनका, तो इसीलिए वो बेमरौवत यूज़ करता है। और परिणाम इसका वही हुआ है कि प्रकृति अब मनुष्य को ही मिटाने की फिराक में है। तो कुल मिलाकर ये तत्व आपस में एक दूसरे से लेन देन साझा करते हैं, समन्वय बिठा के रहते हैं। उसके बाद एक बंद तंत्र की परिभाषा है। तो पर्यावरण एक बंद तंत्र है, हमने शुरुआत में ही देखा था। यहाँ सारी जो गतिविधियाँ हैं वो होम्योस्टैटिक क्रियाविधि के अनुसार चलती हैं, यानी सौर ऊर्जा एक बार बटन दबा देती है, उसके बाद ये चलती रहती। और संतुलन भी इनमें बना रहता है। संतुलन इस प्रकार से बनेगा कि जहाँ ऊर्जा की कमी महसूस होगी तो एक बार फिर से सौर ऊर्जा इस चेन में प्रवेश कर जाएगी। जैसे आपकी बैटरी ड्रेन हो गई मोबाइल की, तो आप फिर से चार्ज कर लीजिए, वही चीज़ है। और फिर परिवर्तनशीलता, समय के साथ साथ पर्यावरण जो है वो बदल रहा है और बदलता भी है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इसमें अगर मनुष्य जिम्मेदार है, मनुष्य की गतिविधियां जिम्मेदार हैं, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन विनाशकारी होगा, क्योंकि वो सही तरीके से हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर प्रकृति इसको स्वयं करती है तो ये परिवर्तन सकारात्मक होता है। तो ये है। और कार्यात्मक संबंध में आप जानते ही हैं कि आज जो अजैविक और जैविक घटक हैं वो आपस में सहयोग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती। आवासों के बीच में जटिलता भी ऐसे ही उत्पन्न होती है। उसके बाद पारिस्थितिकी संतुलन है अपना 7वें नंबर पर, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है, जिसका तात्पर्य वही है कि पारिस्थितिकी संतुलन की स्थिति वहां पर बनी हुई है। तो होम्योस्टेट को हमने काफ़ी पहले से देख रखा है। अब यहाँ आ जाइए, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के अंग। तो सीधी बात है कि सबसे पहले जमीन को देखेंगे, उसके बाद पानी को देखेंगे, फिर हवा को देखेंगे, यही 3 चीज़ें हैं। जमीन में हम पृथ्वी को देख रहे हैं, तो पृथ्वी को वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वो 3 अलग अलग परतों से बनी हुई है। अंदर कोई खोद कर ऐसे कुआं नहीं गया, वो संभव ही नहीं है। कुछ गहराई तक आप खोद कर पानी निकाल सकते हैं या तेल निकाल सकते हैं, या हो सकता है कि रिसर्च के लिए और गहराई में आप ऐसे गड्ढा करके कोई सर्वे कर लें, लेकिन पृथ्वी के केंद्र तक जाना अभी तक संभव नहीं। फिल्मों में लोग जाते हैं, कोर वगैरह को ठीक करके वापस आ जाते हैं, लेकिन असलियत में ये संभव नहीं। तो सिर्फ अंदाजा है, और अंदाजा भी कैसे है? तो जो गतिविधियां पृथ्वी दिखाती है, पृथ्वी के अंदर चलने वाली जो हलचलें हैं, उन्हीं के आधार पर कयास लगाया जाता है। अब पृथ्वी के अंदर से जो हलचल होती है, टेक्टोनिक मूवमेंट होते हैं, जो एस्थेनोस्फीयर है वहाँ पर कुछ संवेदनशीलता उत्पन्न होती है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है, भूस्खलन होता है, या पृथ्वी और भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं करती है। तो उससे पता लगता है कि अंदर क्या चीज़। ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो मालूम हुआ कि अंदर बहुत गर्मी। अब ये गर्मी कहाँ से निकल रही है? ऊपर तो ठंडा है, पानी भी मिलता है, तो इतनी गर्मी अंदर है। तो फिर मालूम हुआ कि उतनी ही नहीं है, और ज़्यादा है। वो तो मेंटल और जो लिथोस्फीयर अपना है, मतलब ऊपर की क्रस्ट की जो लेयर है बीच वाली, तो वहाँ की गर्मी, मतलब मेंटल की ऊपरी परत और क्रस्ट का जो अंतिम हिस्सा है, उनके जो जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर ये दिक्कत है। और बाकी जो कोर है उसका पूछना ही नहीं है, वो तो पूरी पिघली हुई है। केंद्र उसका भले ही ठोस है, लेकिन किनारे से वो पूरी जेली है, घूम रही है। तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं ये ज्वालामुखी और भूकंप के हलचलों से मालूम होती हैं। इसके बाद आप देखेंगे वही सियाल, सीमा, निफे यहाँ बंटवारा किया गया। सियाल का मतलब होगा सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल, SiAl, Al से डिनोट करते हैं एल्यूमिनियम को, और Si से सिलिकॉन को। तो सिलिका और एल्यूमिनियम ये अपर क्रस्ट में पाए जाते हैं। क्रस्ट इन्हीं से बनी हुई है मूल रूप से, और सबसे पतली परत है। उसके बाद मेंटल अपना जो है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का संयोजन है। ये अपेक्षाकृत ज़्यादा सतत है और स्थिरता इसमें। उसके बाद नंबर आता है निफे का, यानी केंद्र, कोर, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो बाहरी कोर पिघली है और आंतरिक ठोस है, लेकिन वहाँ निकिल और फेरस की भरमार है। तो इस तरीके से ये बंटवारा है। उसके बाद फिर जल मंडल है, पानी ही पानी धरती पर है, 29% धरातल है और बाकी 71% पानी है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को आप देखेंगे तो नीला ग्रह, इसीलिए कहा जाता है, नीले रंग की दिखाई देगी। अब जो जल मंडल है इसमें पानी तो बहुत है, लेकिन अपने उपयोग का पानी बहुत थोड़ा सा है। प्रतिशत के हिसाब से आप 71% पानी कह देते हैं, लेकिन असल में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरी धरती की सतह का क्षेत्रफल है। पृथ्वी की पूरी जो सतह है उसका क्षेत्रफल है 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, और उसमें से 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पानी है। फिर वायुमंडल, तो पृथ्वी के पास पर्याप्त मात्रा में गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है कि सूर्य और बृहस्पति जितना उच्च गुरुत्वाकर्षण नहीं है, लेकिन पर्याप्त है। पृथ्वी को जितनी आवश्यकता है उतना मोर देन इनफ। तो इस गुरुत्वाकर्षण का ही सकारात्मक परिणाम है कि हम चारों ओर अपने वायुमंडल को पाते हैं। पृथ्वी कुछ गैसों के आवरण को बांध कर रखती है अपने चारों ओर, और उन्हें पलायन नहीं करने देती।
चंद्रमा के साथ भी ये हो सकता था, लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण तो चंद्रमा के पास भी है, भले ही पृथ्वी से काफ़ी कम है, लेकिन वो उतना पर्याप्त नहीं है कि वो गैसों को रोक कर रख सके, क्योंकि गैसों का जो वेग है वो चंद्रमा पर उपस्थित पलायन वेग से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए वो पलायन कर जाती हैं, भाग जाती हैं। तो चंद्रमा की बात छोड़ दीजिए, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो वायुमंडल को चारों ओर लपेट कर रखे हुए है, और जो पृथ्वी की सतह से नज़दीक वाला वायुमंडल है वो ज़्यादा सघन है, क्षोभ मंडल और संताप मंडल। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे इसमें विरलता आती जाती है, गैसें जो हैं वो विरल होती जाती हैं और अंत में विलीन हो जाती हैं अंतरिक्ष में। तो पहले माना जाता था कि ये 800 किलोमीटर मोटा हो सकता है या ऊंचा हो सकता है, लेकिन बाद में पता लगा कि ये 800 नहीं बल्कि 1300 और उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो एक्सोस्फीयर है यानी बहिर्मंडल है, यानी एकदम सबसे बाहरी परत, उसकी जो आखिरी सीमा है उसका आता पता नहीं है। वैज्ञानिक उसके बारे में बहुत कम जानते हैं या जानने का अभी तक ठीक से प्रयास नहीं किया। ज़्यादातर हम क्षोभ मंडल और संताप मंडल में ही फंसे रह जाते हैं। अब इसके बाद जो हमें फैक्ट पढ़ने हैं वो है पर्यावरण के तत्व। तो एलिमेंट्स जो है उसमें पहला अजैविक, दूसरा जैविक, वही पुरानी घिसी हुई बात। लेकिन इसमें घिसी हुई बात सिर्फ उतनी ही नहीं है, थोड़ा सा इसको बारीकी से पढ़ना जरूरी है। देखिए, अजैविक तत्वों में जलवायु आती है, जमीन आती है, पानी आता है, उसके अलावा मिट्टी, खनिज पदार्थ जितने हैं, चट्टानें, सब कुछ, और यहाँ तक कि भौगोलिक दशा भी। जैविक में सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु आ जाते हैं। तो यहाँ पर कारकों के हिसाब से बांटा गया है, जैसे कि जलवायविक कारक में सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा उसी से बनती है, तापमान उसी से निर्धारित होता है, हवा, आर्द्रता, वर्षा, वायुमंडलीय गैस, ये सारी चीजें। स्थलजात कारक में उच्चावच, ढाल, पर्वत, दिशा, और जल स्रोत में सागर, झील, नदी और भूमिगत जल। मृदा में आप देखेंगे मिट्टी के जितने रूप हैं, हवा पानी में घुली हुई है तो उस रूप में भी। खनिज और चट्टाने हैं तो उसमें धात्विक और अधात्विक खनिज हो गए, ऊर्जा खनिज हो गए। भौगोलिक स्थिति में तटवर्ती क्षेत्र है कि मध्य देशीय है, बीच में है, या फिर पर्वतीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से जैव तत्व समूह होते हैं। तो जैव तत्व समूह में जितने भी जीव जंतु, वनस्पतियां हैं, जितने सूक्ष्म जीव हैं, वो सभी आते हैं। सूर्य एक अजैविक घटक है, लेकिन ये बाकी जीवों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है। तो दोनों पर प्रभाव पड़ेगा अगर हम किसी एक को भी यहाँ से रिप्लेस करते हैं, यानी सब एक दूसरे से अंतर संबंधित। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरा अध्याय पारिस्थितिकी के विषय में बताता है। पर्यावरण का अध्ययन अगर हम करना शुरू करते हैं तो उस शाखा को कहा जाता है पारिस्थितिकी। आपसे पूछा जाएगा ना कि आप कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, तो आप पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप किस माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप पारिस्थितिकी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यानी इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जीव और उसके भौतिक पर्यावरण का, सिर्फ भौतिक पर्यावरण नहीं, उसके सभी प्रकार के पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में अब ये नहीं है कि हम समाजशास्त्र पढ़ेंगे, मतलब सांस्कृतिक पर्यावरण के नाम पर हम समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसका भी ध्यान रखेंगे कि प्रकृति के दृष्टिकोण से वो कितना आवश्यक है। फिलहाल उतना गहराई में नहीं जाते हैं, पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि जीवों और उसके भौतिक पर्यावरण या उनके भौतिक पर्यावरण का परस्पर संबंध देखा जाता है और उसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों का जो उनके आसपास मौजूद अजैविक घटक हैं उनके साथ अंतरक्रियात्मक संबंध होता है और उसी को समझने में ये सहायता करती है। तो सीधी बात है कि जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंध को वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत अगर हम ले आते हैं तो वो पारिस्थितिकी है। यहाँ एक महाशय का चित्र बना हुआ है जो कि अर्नेस्ट हैकेल है, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, शक्ल देख लीजिए। ये जर्मन थे, जर्मनी के रहने वाले थे, हिटलर के देश, और इन्होंने ओइकोलॉजी नाम का एक शब्द गढ़ा। ये पहली बार इन्होंने इस्तेमाल किया 1869 का समय था। इसमें ओइकोस का मतलब होता है, इसको अगर हम तोड़ दें तो इकोस का मतलब होता है घर यानी हैबिटेट, रहने का स्थान, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो हम अपने रहने के स्थान यानी घर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इकोलॉजी शब्द यहीं से आया हुआ है। आगे चलते हैं। अर्नेस्ट हैकेल का कहना था, उन्होंने पारिस्थितिकी को कुछ अलग अपने शब्दों में कहा कि जीवों और उनके चारों ओर का पर्यावरण और उनके बीच के संबंध, इन सब की जानकारी ही इकोलॉजी है यानी पारिस्थितिकी, और उसी रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। फिर 1959 का समय, पारिस्थितिकी की जगह कुछ और विचारधाराएं आती हैं, जैसे वेलर महोदय हैं या हिलेयर इन्हें कह लीजिए। तो इन्होंने जैववासिकी नाम का एक शब्द इस्तेमाल किया, एथोलॉजी, कि नहीं ये इकोलॉजी नहीं है, ये इथोलॉजी, लेकिन ज़्यादा प्रचलित पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी ही है और उसी रूप में हम इसे देखते हैं। थियोफ्रेट्स 370 से लेकर 250 ईसा पूर्व ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि पारिस्थितिकी शब्द गढ़े जाने से बहुत पहले ही अपने पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर दिया था। मतलब इन्होंने दिखाया है कि पौधों के ऊपर उनके वातावरण का असर पड़ता है, जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में, जिस माहौल में वो रहते हैं उसी के हिसाब से उनकी बनावट और संरचना हो जाती है। पर्वतीय इलाकों में उगने वाले जो पौधे हैं, वनस्पतियां या वृक्ष हैं, वो अलग वैरायटी के होते हैं।
रेगिस्तान में दूसरे ढंग के उगते हैं। जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ दूसरी प्रजाति होती है। जहाँ वर्षा कम होती है मतलब मध्यम होती है वहाँ दूसरे ढंग के वृक्ष होते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में अलग ढंग के होते हैं। तो अपने माहौल के हिसाब से ही ये बनते हैं, इनका अस्तित्व संभव हो पाता है और वही वृक्ष सर्वाइव करते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने दिखाया। ऊंचाई, नमी और प्रकाश का संपर्क ये पौधों को किस तरह से प्रभावित करता है उसको उन्होंने बताया था। और कब बताया था? काफ़ी पहले, जब ईसवी की शुरुआत, ईसा मसीह की पैदाइश नहीं हुई थी, उससे पहले इन्होंने बताया था। अब यहाँ आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी में समुदाय की अवधारणा को कार्ल मोबियस के द्वारा सबसे पहले जानवरों पर लागू करके देखा गया। उसके बाद ये आदमी पर भी काम करती, इंसानों पर भी। कई और वैज्ञानिक हैं, जैसे फोर्ब्स हैं, वार्मिंग हैं, काउल्स हैं, क्लेमेंट्स हैं। इन लोगों का समय रटने की आवश्यकता नहीं है, नाम याद रखिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ इतने ही नहीं। इन्होंने पौधे और पशु समुदायों के अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय योगदान दिया। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा को जॉन बेनेट ने दिया था और यह समय था 1976 का। 1976 का समय जॉन बेनेट के द्वारा इस अवधारणा को दिया गया था। अब इसमें एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम था मीडोज रिपोर्ट 1972। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा को तैयार किया गया था और यह रिपोर्ट एक ऐसे विकास मॉडल से बदलाव का वर्णन करती है जिसे कि अस्थिर माना गया है, उसे स्थिरता युक्त नहीं माना गया। नेक्स्ट, गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी। ये शब्द आप बहुत जल्दी और बहुत तेज इस्तेमाल करते हैं। इसकी उत्पत्ति हुई थी ज़्यादा पहले नहीं, 1972। अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण और प्रकृति जैसी बड़ी चीज़ के लिए देखा जाए तो ये बहुत जल्दी का समय। असल में पर्यावरण के बारे में जानने की और उसे सुरक्षित करने की कोशिश ही हमने बहुत लेट शुरू की। पहले तो हम अंधाधुंध सिर्फ चूस रहे थे, मतलब शोषण कर रहे थे। तो 1972 में नॉर्वे के दार्शनिक थे, इनका नाम था अर्नेस। और सिर्फ वही अकेले नहीं थे, ये अमेरिका के एक और पर्यावरणविद हैं, इनका नाम है जॉर्ज सेशंस। तो अर्नेस और सेशंस महोदय जो हैं, इन्होंने डीप इकोलॉजी शब्द को गढ़ा था और एक सामाजिक आंदोलन और पर्यावरण दर्शन की शुरुआत इन दोनों जने ने की थी, जिसमें कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक सकारात्मक संबंध को दिखाया गया था। अब आगे चलते हैं, भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। तो भारत में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी थे, जो कि पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। ये एक पर्यावरणविद थे और बॉटनी के जानकार थे, वनस्पति शास्त्री थे। 26 अगस्त 1908 को इनकी पैदाइश होती है। उसके बाद ये पीएचडी अपनी कंप्लीट करते हैं 1937। फिर लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से एक और पीएचडी करते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी में इनका योगदान अभिन्न है, या फिर आप अमूल्य कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड नेचुरल, यहाँ आप देखें, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से इन्हें फेलोशिप इत्यादि प्राप्त हुई थी। तो ये इनकी मानद उपाधियाँ और इनकी जो योग्यताएं हैं वो दिखाई जा रही हैं। फिलहाल जो पुरस्कार इन्हें मिला था वो संजय गांधी पुरस्कार है, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है। फिर इन्हीं के अथक प्रयासों से एक समन्वय समिति की स्थापना होती है 1972 में। राष्ट्रीय पर्यावरण योजना और समन्वय समिति इसका नाम होता है और बाद में यही पर्यावरण मंत्रालय बन जाता है। तो ये पूरी कहानी है, इनका चित्र आप देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तर तथा पारिस्थितिकी अध्ययन के जो प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। पारिस्थितिकी संगठन के स्तरों में आप देखें कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जीव तथा उनके वातावरण के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, बल्कि समष्टियों, समुदायों, पारितंत्रों, बायोम, जैवमंडल का भी अध्ययन किया जाता है। सिर्फ अकेले जीव को देखकर क्या करेंगे, उसकी समष्टि को भी देखेंगे। समुदाय जितने भी हैं, बहुत सारी समष्टियाँ इकट्ठी होती हैं तो समुदाय बनता है, तो समुदायों को देखेंगे, पारितंत्र को पूरा देखेंगे, उसके बाद फिर उससे बनने वाले बायोम को, फिर जैवमंडल को, तब जाकर ये अध्ययन पूरा होगा। तो ये एक विस्तृत अध्ययन। पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों का अगर आप अध्ययन करते हैं तो सबसे शुरुआती और सबसे मूल इकाई इसमें होती है जीव, यानी एक प्राणी, और उसको हम कहते हैं व्यष्टि। फिर उसी के जैसे और प्राणी इकट्ठे होते हैं, एक समूह तैयार होता है, तो उसको हम समष्टि कह देते हैं। फिर कई सारी समष्टियाँ इकट्ठी होती हैं तो समुदाय बनता है, और बहुत सारे समुदाय इकट्ठे होते हैं तो पारितंत्र बनता है। और सिर्फ इकट्ठे नहीं होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे से लेन देन कर रहे होते हैं। अब अध्ययन के प्रकार के संदर्भ में पहला पॉइंट आप देखें, पर्यावरण के संबंध में किसी जीव के प्रकार, शरीर क्रिया विज्ञान, व्यवहार, वितरण और अनुकूलन के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो ये तो हमने पहले ही देखा। समष्टियों के परस्पर संबंधों और अंतरजातीय संबंधों के बीच में परस्पर संपर्क का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसी समुदाय की संरचना, संगठन और समुदायों के सदस्यों के बीच में परस्पर अंतरजातीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और किसी समुदाय का अध्ययन उसके पारितंत्र की संरचना, पोषक तत्व चक्र, जलवायु, ऊर्जा प्रवाह इत्यादि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इन्हें आपने देखा। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो पीछे आपने पढ़ा था। मतलब देखिए, इसमें व्यष्टि, समष्टि इत्यादि समझाई गई है। एक बारहसिंघा है तो ये एक जीव है, मतलब एक सैंपल हमने लिया है तो ये व्यष्टि हो गया। फिर बारहसिंगे की पूरी फैमिली है तो ये समष्टि हो गई, मतलब झुंड उसका।
फिर ऐसे ही बारहसिंगे के अलावा अन्य जीवों का भी है। ये जंगली भैंस हो गई, उल्लू हो गया, बंदर हो गया, भालू हो गया, खरगोश हो गया, इनके अपने अपने परिवार हैं, समूह हैं, तो वो समष्टियाँ तैयार हुई। फिर बहुत सारी समष्टियाँ जब इकट्ठी हुई तो पारितंत्र बन गया, वनस्पतियों का भी साथ साथ चल रहा है। फिर पारितंत्र से ऊपर चलेंगे तो यहाँ बायोम और जैवमंडल जैसी चीज़ें आएंगी। तो ये विस्तार ऐसे ही होता है। सबसे इसमें आधारभूत इकाई होती है व्यष्टि। अब प्राकृतिक पर्यावास और जीव का आपस में क्या संबंध है? तो प्राकृतिक पर्यावास ही वो चीज़ है जो कि जीव को आश्रय देती है, और जब ये उजड़ जाता है तो जीव भी नष्ट हो जाता है। पूछा जाता है ना कि किसी प्रजाति के विलोपन के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, तो उसके हैबिटेट का नष्ट होना, उसके आवास का खत्म हो जाना, ये सबसे बड़ी वजह होती है। क्योंकि आवास सिर्फ बैठने का ठिकाना नहीं देता है, वो पूरा पोषण देता है। वहाँ सारी आवश्यकताएं उस जीव की जो कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है, वो सब पूरी होती हैं, तभी वो वहाँ रह रहा होता है। तो इसलिए जब वो उजड़ता है ना, तो जीव एकदम से बेठिकाना हो जाता है। ना उसे भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, न रहने के लिए सुरक्षा मिलेगी, जगह मिलेगी, न प्रजनन के लिए मौका मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिल पाएगा। तो वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अब पर्यावास भी हर जीव का अलग अलग हो सकता है, या कई सारे जीवों का एक भी हो सकता है। पर्यावास का मतलब ये, हैबिटेट का मतलब पता होता है। जैसे आपका एक एड्रेस है कि आप फलाने सोसाइटी में रहते हैं, आप फलाने गांव में रहते हैं, आप फलाने टाउन में रहते हैं। कोई आपसे पता पूछता है तो मकान नंबर के अलावा जो बड़ा पता होता है, मतलब मेन पता होता है, जिसके सारे, खाली मकान नंबर आप बता देंगे तो कैसे कोई पहुंचेगा? आप कहें कि मेरा मकान नंबर 41, यहाँ आ जाइए, तो पूछेगा कि कौन से मकान नंबर 41 में, मतलब किस जगह के मकान नंबर 41 में। तो वो जगह आपको बतानी होगी, तो वो जगह ही हैबिटेट है। ठीक, तो ये एक साथ कई सारे जीवों का हो सकता है। जैसे जंगल एक पर्यावास है, और जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, उन सभी की आवश्यकता उसी जंगल से पूरी होती है। वैसे ही समुद्र एक पर्यावास, वहाँ वेल मछली रहती है, तो बहुत सारे अन्य छोटे जीव भी रहते हैं। ठीक है, उन सभी की आवश्यकताएं उसी समुद्र से पूरी हो रही है। वैसे ही तालाब भी एक पर्यावास। तो पर्यावास इसी प्रकार से होते हैं, और खास बात इनकी ये होती है कि एक साथ ये बहुत सारे जीवों को आश्रय देते हैं, बहुरंगे जीवों को आश्रय देते हैं। और पर्यावास जैसी आवश्यकता जीव की होती है, उस हिसाब से जीव चुनता है। अब हाथी आपका समुद्र में नहीं पाया जा सकता, वो रहेगा तो जंगल में ही रहेगा, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं, रहना, खाना, नहाना, या जितने भी आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी वहीं से होती। वेल मछली को आप जंगल में नहीं रख सकते, उसे पानी चाहिए। तो पर्यावास मनुष्य की और अन्य जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये एक एड्रेस की तरह से होता है, और इसके कुछ लक्षण हैं। पहला है स्थान, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, और अंतिम है आश्रय। यहाँ पर आप देख रहे हैं खाद्य, जल और आश्रय, साथ में स्थान, उसी से बनता है पर्यावास। अब पृथ्वी पर पर्यावास के आधार पर हम 4 प्रकार से इसे बांट सकते हैं, मतलब हैबिटेट के 4 प्रकार होते हैं। पहला अपना स्थलीय पर्यावास होता है। तो पृथ्वी पर जो पहला पर्यावास आप देख रहे हैं वो है स्थलीय पर्यावास, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जमीन पर उपस्थित जितने भी पर्यावास हैं वो सब इसमें आते हैं, जिसमें कि जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, पहाड़, ये सारे कुछ। और यहाँ के जीवों का जीवन तापमान, आर्द्रता, वर्षा और मिट्टी की स्थिति कैसी है उस पर निर्भर करता है। तापमान कैसा है, वर्षा कैसी हो रही है, सबसे बड़ी बात। अब इसके अतिरिक्त अलवणीय जल का पर्यावास है। जल का जो पर्यावास है, जलीय पर्यावास, उसके भी 2 हिस्से हम कर लेते हैं। एक तो लवण वाला खारे पानी का, दूसरा अलवणीय। तो अलवणीय यानी जो फ्रेश वाटर वाला, ताजे पानी का है, मतलब नदियों में ऐसा जल होता है, झीलों के अंदर होता है, झरनों के सहारे प्राप्त होता है। तो ऐसे जो स्रोत हैं, यहाँ पर रहने वाले जीव, पानी की गुणवत्ता, ऑक्सीजन की उपस्थिति पानी में कितनी है, तापमान की वहाँ पर कैसी अवस्था है, इन सब पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त समुद्री पर्यावास है। ज्वार नदबुक का अपना बीच में एक डाल दिया गया है। तो एस्चुरी का अपना एक माहौल होता है, जो कि ना तो समुद्र जैसा होता है ना नदी जैसा होता है। नदियाँ यहाँ जाकर समुद्र से मिलती हैं, तो नदियों का ताज़ा पानी यानी फ्रेश वाटर और समुद्र का खारा पानी दोनों आपस में संयुक्त होता है। तो यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि ये जैव विविधता के लिए बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र होता है, या ये कहा जाए कि बहुत उर्वर क्षेत्र होता है। तो खारे और मीठे पानी का मिश्रण, विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवरों का यहाँ विकास होता है। पोषक तत्वों से ये भरपूर इलाका होता है और बहुत सारी जैव प्रजातियों को आश्रय देता है। तो ये भी एक बड़ा हैबिटेट बनता है। खुद आकार बड़ा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी जीव प्रजातियों का आश्रय होता है। फिर समुद्री पर्यावास है। महासागर और समुद्र, खारे पानी की वहाँ उपस्थिति होती है, तो जीव भी उसी हिसाब से होते हैं, वो खारे पानी के अभ्यस्त होते हैं। गहराई, दबाव और तापमान के हिसाब से खुद को अनुकूलित कर चुके होते हैं। कुछ और उदाहरण है, सिर्फ इतना ही नहीं है, तो प्राकृतिक बड़े आकार के पर्यावास हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मनुष्य की जो आंत है, इसमें बहुत तरह के परजीवी रहते हैं। कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि पाचन में सहयोग करते हैं और खुद उससे पोषण लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ चूसने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं, जैसे कृमि वगैरह है, फीता कृमि है।
तो इस तरह के जो प्राणी हैं ये आंत में अपना डेरा डाल के और वहाँ से अपना पोषण खींचते हैं। तो ये इस तरह का भी पर्यावास हो सकता है। मतलब अब फीता कृमि के लिए मनुष्य की आंत ही उसका पर्यावास है, हैबिटेट। सड़ती हुई चीज़ों पर कवक, फंगी लग जाते हैं तो वो उनका पर्यावास हो गया, वहाँ पर वो कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। तो पर्यावास का अध्ययन हमें ये समझने में सहायता करता है कि जीव अपने वातावरण में किस प्रकार से जीवित रहते हैं और पारितंत्र पर उनकी उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावास के साथ साथ एक और परिभाषा आती है, वो है नीश की, यानी निकेत। ठीक, अब ये जो निकेत है ये कार्यात्मक लक्षण होता है किसी भी जीव प्रजाति का। ये पर्यावास की तरह से साझा नहीं होता है, मतलब एक पर्यावास में अनेकों जीव रह रहे हैं ऐसा नहीं होता है। निकेत एक जीव का सिर्फ एक होता है, उसका यूनिक होता है, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। ये इसकी खास बात है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रोफेशन, आप अपनी आजीविका चलाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो दूसरा नहीं कर रहा है। आपका रहने खाने का ढंग, आपका अपने आप को बढ़ाने का ढंग, जैसे जीव जाति है तो उसमें क्या है, भोजन कर रहे हैं, जीवित हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं अपने जैसे और पैदा कर रहे हैं। तो मतलब वो सारी चीज़ें करने का अपना तौर तरीका हर जीव का होता है, वो दूसरे के साथ मेल नहीं खाता। तो वो जो क्रियाकलाप उस जीव के हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए, वो सारे क्रियाकलाप निकेत के अंदर, मतलब निकेत यानी नीश के अंतर्गत आते हैं। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हैबिटेट बहुत सारी प्रजातियों का एक हो सकता है, लेकिन नीश एक प्रजाति का सिर्फ एक ही होगा। और अगर गलती से उसमें दूसरी प्रजाति का भी साझा हो गया, मतलब जो आवश्यकता इस प्रजाति को अपने पोषण के लिए थी वही दूसरी प्रजाति के जीव को भी यहाँ महसूस हुई और दोनों एक ही हैबिटेट में है, तो दोनों के बीच में होगा टकराव, तगड़ी प्रतिस्पर्धा होगी और उसका परिणाम होगा कि एक को वहां से छोड़कर भागना पड़ेगा, उसे हैबिटेट बदलना पड़ेगा, पर्यावास बदल लेगा, दूसरे पर्यावास में चला जाएगा। तो हो सकता है कि वहां उसे एक यूनिक नीश मिल जाए, ठीक, और नहीं तो फिर नष्ट हो जाएगा। यही होता है। तो निकेत अद्वितीय होता है, स्पर्धा तब तक चलती है जब तक कि एक उसमें से भाग नहीं जाता, तो मतलब एक ही वहां पर रहेगा, एक नीश पर। और जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर एक पेड़ पर बहुत सारे कीड़े हैं, एक पेड़ को, भिंडी का पेड़ है मान लीजिए, भिंडी में कीड़े ज़्यादा लगते हैं, तो उस पर कीड़े ढेर सारे लगे हुए हैं और वो खूब बढ़िया से उसमें रह खा रहे हैं। कुछ फल में लगे हैं, कुछ पत्तियों में है, कुछ फूल के अंदर है, कुछ जड़ों में है, कुछ तने में लगे हुए हैं। तो सबका अपना अपना इलाका है। अब एक तरह के कीड़े वो पत्तियों पर हावी है, एक वेराइटी के कीड़े हैं तो वो फूल खा रहे हैं, एक वेराइटी है तो वो फल के अंदर घुस के उसे बर्बाद कर रही है, कुछ जड़ों में लगे हुए हैं, लेकिन उनका आपस में टकराव नहीं हो रहा है। अब ये नहीं है कि पत्ती खाने के लिए दो वेराइटी के कीड़े आ गए, और अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए एक प्रकार के जो लार्वा हैं वो पत्ती पर लगे हुए हैं, दूसरे भी आकर उसी पर जुट गए, तो दोनों के बीच में फिर मारपीट मच जाएगी और उसमें से कोई एक ही वहाँ पत्तियों पर टिकेगा, दूसरा वहाँ से भाग जाएगा या मारा जाएगा। तो यही नीश का मतलब होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं वही पौधे का उदाहरण है। बेचारे पौधे को इन्होंने ग्रसा हुआ है, कोई जड़ में लगा हुआ है, कोई पत्ती को छेद रहा है, कोई यहाँ पर लेस बग जैसे जो जीव हैं वो खा रहे हैं पत्तियों का जो बीच का हिस्सा कोमल अंकुर होता है। उसके अलावा प्ररोह जो पत्तियों की है, मुलायम डालियाँ, वहाँ पे मौत के लार्वा है। अब ये लार्वा एक नंबर के पेटू होते हैं, इन्हें ग्रोथ करनी होती है, तो फिर ये अपना प्यूपा बनने से पहले ढेर सारा खाते हैं लगातार, मतलब एक पत्ती एक दिन में सफाया कर देते हैं, तो वो खाने में लगे हुए हैं। तो मतलब ये है कि इनका अलग अलग इलाका है, ये यहाँ से पोषण ग्रहण कर रहा है, ये यहाँ से ग्रहण कर रहा है। अगर इसमें से दो साझा कर ले एक ही को तो फिर युद्ध होगा। और वैसे ही यहाँ आप देख रहे हैं ये 3 प्रकार की पक्षी, मतलब पक्षी की ही 3 प्रजातियां हैं। जैसे बावलर पक्षी होता है तो उसकी 3 वेराइटी यहाँ पर है, देख रहे हैं, और तीनों का अपना अपना क्षेत्र है जंगल में, वो अलग अलग ढंग के कीड़ों का भक्षण करती है, ठीक है। पारिस्थितिकी निकेत या नीश शब्द जो है इसको सबसे पहले ग्रीनेल्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, और विभिन्न प्रकार की जातियों और उपजातियों की स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी माध्यम से निरूपित किया जाता है। अब जंगल में पाई जाने वाली वनस्पति इसका एक और उदाहरण है। मतलब एक पेड़ पर अनेक जीव रहा करते हैं और अनेक जीव उस पर रह रहे हैं, बिना किसी दिक्कत के रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके नीश अलग अलग होंगे, वो अलग अलग हिस्से से अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। पेड़ की जो जड़ है वहाँ चींटियाँ बिल बना कर रह रही है, उसी में कुछ दीमक भी आ गए, ईश्वर न करे, वो पेड़ को खराब कर देंगे। उसके बाद कुछ पक्षी हैं जो कि पेड़ के फल खा रहे हैं, कुछ कृंतक हैं कुतुरने वाले जो कि पत्तियाँ खाते हैं, इसी प्रकार से कुछ लार्वा इत्यादि है। मतलब बहुत सारे जीव रहते हैं, वो कल्पना नहीं की जा सकती है। तो अनेक जीवों का वो आश्रय बना हुआ है, लेकिन उनके नीश अलग अलग होते हैं। और जंतुओं के नीश में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भोजन और आश्रय होता है, और पौधों के संदर्भ में यही चीज़ नमी और पोषक पदार्थों के रूप में आती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ जो चित्र बना है उसमें नीश को दिखाने का प्रयास किया गया है। ये रहा मनुष्य। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे लोमड़ी है तो ये मुर्गी को खा जाएगी, बकरी घास को खाती है,
फल को खाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, गाय को शेर खा सकता है, केकड़े के लिए ऑयस्टर है, केकड़ा ऑयस्टर को भी खा सकता है। उसके बाद मछली और मतलब छोटी मछलियाँ और बड़ी मछली यानी व्हेल जैसी मछलियाँ हैं, तो ये आपस में जुड़े होते हैं, फूड चेन जैसी होती हैं, यानी एक जीव दूसरे का पेट भरने के काम में आता है। तो उसी हिसाब से ये नीश के अपने अपने नीश में अपना अपना जीवन यापन करते हुए एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रबल प्रजातियां व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं। ये तो पुराना सिद्धांत है प्रकृति का, जो बाहुबली होगा, जो ताकतवर होगा किसी भी मामले में, चाहे पैसे के मामले में चाहे पावर के मामले में, तो वो हावी हो जाएगा। अब पैसा और पावर मनुष्य के हाथ में है, लेकिन अन्य जीव जो है उसमें ताकतवर का वर्चस्व चलता है। तो जो ताकतवर सिद्ध होगी, ज़्यादा मजबूत सिद्ध होगी, वो ज़्यादा फैल जाएगी, तो उसका जो निकेत है वो बड़े दायरे में होगा, वो ज़्यादा जगह से अपना चीज़ें ग्रहण करेगी। तो ये बात है। और एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है अगर आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है, ये भी एक फैक्ट है। अब यहाँ एक अगला कॉन्सेप्ट है अनुकूलन का, यानी अडाप्टेशन का। यहाँ कुछ पक्षियों के चेहरे आप देख रहे हैं, जैसे ये चिड़िया, फूल का रस चूसने वाली इसकी चोंच है, फूल के एकदम बीच में ऐसे गड़ा के और ये रस चूसती है। उसके अलावा ये कीड़ों को भी पकड़ती है, बहुत छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, एकदम छोटे आकार की चींटियाँ या इस तरह के, उनको ये अपनी बारीक चोंच से पकड़ लेती है तत्काल। और तोते की चोंच देखिए, ये काटने के लिए बनी हुई है, मतलब तमाम जो कड़ी कड़ी चीज़ें हैं उनको ये कुतुर डालता है। अखरोट इत्यादि हैं तो उनकी जो गिरी है उनको निकाल लेता है ऊपर से खोल तोड़ के, इतनी कड़ी चोंच होती है। और ये जलीय पक्षी है, चपटी चोंच इसकी होती है। मछलियाँ पकड़ने के लिए जैसे वो सर्विंग बाउल के साथ ऐसे पलटे नहीं लगे होते हैं, तो पलटे में एक ऐसा होता है जो कि पकड़ के उठाने के लिए होता है, कलौंजी वगैरह में लगा होता है, तो उस हिसाब की चिमटे नुमा चोंच इसकी होती है। ठीक है, चिमटेदार चम्मच जो होता है वैसी चोंच इस जलीय पक्षी की या सभी जलीय पक्षियों की पाई जाती है। तो पानी में से मछलियों को छानने के लिए काम में आती है। और बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं कि उनकी चोंच के नीचे ऐसे थैली नुमा उभार होता है, वो चोंच से पानी सहित मछलियों को खींच लेते हैं और उसके बाद इसी थैली में स्टोर कर लेते हैं। फिर यहाँ से मछलियाँ उनके पेट में चली जाती हैं और पानी को ये बाहर उगल देते हैं, जैसे पेलिकन है। तो इस हिसाब से अनुकूलन का अलग अलग तरीका है हर जीव का। और आप जानते ही हैं कि नारियल को रेगिस्तान में नहीं जमाया जा सकता, मतलब जो चीज़ जहाँ के लिए अनुकूलित है वहीं पर पनप सकती है। तटवर्ती क्षेत्रों में नारियल पनपेगा, तो रेगिस्तान में नागफनी और बबूल जैसे जो पौधे हैं वो पनपेंगे। मैदानी इलाके हैं तो वहाँ सामान्य वृक्ष और खेती बाड़ी हो सकती है। वर्षावन है तो वहाँ पर छोटे वृक्ष नहीं उगाए जा सकते हैं क्योंकि बड़े वृक्षों ने पूरा घेर के रखा हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि एडाप्टेशन जो है वो जीव के वातावरण के हिसाब से होता है, और किसी भी जीव की बनावट या व्यवहार या उसके जीने का तरीका जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में खुद को जिंदा रखे हुए, वही कहलाता है अनुकूलन। आगे आप देखेंगे कि मछलियों में क्लोमो और पखों की उपस्थिति वो उसके पानी में रहने के लिए उपयुक्त है, और अल्प विकसित जड़ें हैं तो वो जलीय वातावरण के लिए बनी हुई हैं, बहुत गहरी गहरी। अब पीपल और बरगद जैसी जड़ें पानी के अंदर रहने वाले पौधों की नहीं हो सकती, हल्की जड़ें होती हैं जो कि कहीं कीचड़ पाकर उसी में गड़ी रहती हैं और बाकी वो तैरते रहते हैं। अनुकूलन एक मतलब अनुकूलन का पूरा अगर हम सिस्टम देखें तो ये एक आनुवांशिक आधार, यह विकास के द्वारा उत्पन्न और पूरा होता है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हुआ है। ऐसा नहीं है कि जीव प्रजाति ने तत्काल खुद को अनुकूलित कर लिया, धीरे धीरे करके उस प्रजाति ने अपने आप को अनुकूलित किया। उसमें से उसी अनुकूलन के चक्कर में बहुत सारे उसी प्रजाति के जीव मारे गए, वो खुद को नहीं ढाल पाए, और जिन जीवों ने ढाल लिया वो आगे बढ़ गए। ठीक है, जिसे अंदाजा लगाया जाता है कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी रही होगी, फिर वृक्षों की ऊंचाई बढ़ी तो उसकी गर्दन जो है वो ऊंचा कुचक कर खाने की वजह से लंबी हो गई। ये सिर्फ एक अनुमान है, वैज्ञानिकों का अनुमान है। तो ऐसा थोड़ी ही है कि जिराफ की फैमिली में सबकी गर्दन एकदम से लंबी हो गई होगी, सबने कोशिश की होगी, कुछ की लंबी हो गई, समय के साथ वो भी हुई, एक साथ जल्दी से नहीं हुई। तो अनुकूलन एक धीमी और सतत प्रक्रिया है। अब यहाँ एक विशेष वातावरण में जीवित रहने के लिए पौधे या जंतुओं में कुछ महत्वपूर्ण अनुकूलन, जैसे कि पक्षियों में चोंच की बनावट हो गई, फर का मोटापन और पतलापन। जो ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनके मोटे फर होते हैं, घने बाल होते हैं। अब जैसे साइबेरियन हस्की को आप देख लीजिए, या अलास्कन मैलाम्यूट को देख लीजिए, इस तरह की और भी कुत्तों की प्रजातियां हैं, या ध्रुवीय भालू को ही देख लीजिए, कितने मोटे फर होते हैं इनके। अगर गर्म जलवायु में इनको रख दिया जाए तो वो बेहाल हो जाएंगे बेचारे। अब अपने देश में कुत्ते पालने के जो शौकीन हैं वो आजकल हस्की के पीछे पड़े हुए हैं, भले ही उनके पास एसी लगाने की हैसियत ना हो, और एसी लगवा कर आप उसे वो वातावरण नहीं दे सकते हैं तो उसकी दुर्गति ही है उसे पालना, या तो आप हिमालय इत्यादि में रहते हो। तो फिलहाल फर का मोटापन और पतलापन भी इस बात को दिखाता है या दर्शाता है कि वो जीव किस वातावरण का है, किस वातावरण के लिए बेहतर बना हुआ है। अब अपने देसी कुत्तों को देख लीजिए, एकदम पतला फर होता है, बारीक बाल होते हैं, ऐसे थोड़ा सा अगर हटा दिया जाए तो चमड़ी उभर जाएगी। तो ये अपनी गर्म जलवायु के लिए एकदम सुटेबल होते हैं।
इसके बाद आप देखेंगे कि पक्षियों में पर और पंखों की उपस्थिति, मतलब पंखों की उपस्थिति होती है। उसमें भी पक्षी जिस उड़ान को तय करते हैं, मतलब जितना ऊंचा उड़ने वाले पक्षी होते हैं, ज़्यादा उड़ने वाले हैं तो उसी हिसाब से उनके पंख भी होते हैं मजबूत। ऐसे कंधे, जो उनके कंधे से जुड़े हुए पंख होते हैं, वहाँ बड़ी मजबूती होती है। पंजों का भी आकार प्रकार अलग अलग होता है। जो शिकारी चिड़ियाँ हैं, शिकारी का मतलब ऐसे दबोच के अपने शिकार को थामने वाली, तो उनके पंजे भी उसी हिसाब से खतरनाक होते हैं। ठीक है, अब तोते की चोंच भले ही मजबूत हो, लेकिन पंजे उस हिसाब से नहीं होते। और एक गिद्ध का देख लीजिए। तो वृक्षों की सदाबहार और पर्णपाती प्रकृति ये भी इस बात को तय करती है या दिखाती है कि अनुकूलन का ये भी एक तरीका है। अब ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़ रही है, पानी तेजी से भाप बन के उड़ रहा है, तो अगर पौधों की पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी हुई तो ज़्यादा मात्रा में पानी का वो नुकसान वहाँ से झेलेंगे, पानी की कमी हो जाएगी, सूख जाएंगे, तो वो अपनी पत्तियों को ही गिरा देते हैं। पत्तियाँ भी उतनी चौड़ी नहीं होती हैं, और अगर हैं भी तो पत्तियाँ उस समय नहीं रहेंगी जिस समय एकदम तीखा वाष्पीकरण हो रहा है। फिर जब मौसम अनुकूल होगा तो पत्तियाँ वापस जम जाएंगी। या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो उससे भी बचने के लिए, ओला पाला से बचने के लिए अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। तो ये चलता रहता है। और जो रेगिस्तानी पौधे हैं उसमें आमतौर पर कांटे पाए ही जाते हैं, क्योंकि इनका आकार एक तो बहुत बड़ा नहीं होता है, दूसरे जो भूख के शिकार रेगिस्तानी जीव जंतु होते हैं, ऊँट इत्यादि होते हैं, वो इन्हें खा जाएंगे। मतलब भूख लगेगी तो चबा लेंगे। जैसे ऊँट को भूख लगती है तो वो कैक्टस तक को चबा लेता है। ठीक है, वो उसकी जीभ भी उसी हिसाब से होती है। तो इनके अंदर कांटे इसीलिए पाए जाते हैं कि चबाएं भी तो समूल नष्ट ना करें, मतलब खाने में उन्हें पर्याप्त दिक्कत हो, चुभेगा मुंह में कांटा। तो कांटे इनकी सुरक्षा के लिए होते हैं, और वो कांटे असल में उनकी पत्तियां हैं जो कि उस रूप में कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये उनका अनुकूलन का तरीका है। उसके अतिरिक्त आप रेगिस्तान में अन्य जीवों को भी देखिए, उनकी टांगें आमतौर पर लंबी लंबी होती हैं। जैसे शुतुरमुर्ग लंबी सी टांग होती है, ऊँट को देख लीजिए, तो उनका जो मूल शरीर है वो उनकी टांगों के सहारे ऊपर कहीं टंगा रहता है, मतलब लंबी लंबी ऐसे टांग, तो वो जमीन को स्पर्श नहीं करता है, जमीन बहुत गर्म होती है। और जीव रात के समय बाहर आते हैं, ज़्यादातर निशाचर होते हैं, क्योंकि रात में रेगिस्तान ठंडा हो जाता है। तो ये इनका अनुकूलन का तरीका है। अब यहाँ अगली परिभाषा है प्रजाति की। प्रजाति क्या है, यानी स्पीशीज क्या है। तो प्रजाति को ऐसे समान जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि अंतः प्रजनन में सक्षम होती है और सफल संतति पैदा करती है, यानी अपने जैसे जो इनके बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं, बल्कि उनसे बेहतर बच्चों का जन्म होता है। प्रकृति का यही सिद्धांत है। सिर्फ कोरा रिप्रोडक्शन नहीं, ये नहीं कि दो जीवों का आपस में संयोग हुआ तो एक जो नया जीव उत्पन्न हुआ वो उन्हीं के जैसा है, वो उनसे बेहतर होगा। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है। खुद अपने उदाहरण को देख लीजिए, आप अपने माता पिता से बौद्धिक और शारीरिक स्तर पर बेहतर हैं, मतलब प्रकृति यही चाहती है। अब कोई जेनेटिक गड़बड़ हो जाए तो अलग बात, आपकी जो संतति होगी वो आपसे भी बेहतर होगी। तो बौद्धिक विकास के स्तर पे मनुष्य ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो बौद्धिक जो क्षमता मनुष्य के अंदर है वो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रही है। प्रकृति बेहतर चुनती है, बेहतर बनाने का प्रयास करती है। तो ये प्रजाति का तरीका है, मतलब प्रजाति की वृद्धि का तरीका है। अब यहाँ देखेंगे कि आपकी मनुष्य का अपना एक वैज्ञानिक नाम है, भले ही हमारा घरेलू नाम कुछ भी हो, लेकिन हमें वैज्ञानिक नाम के दृष्टिकोण से होमो सेपियंस ही कहा जाता है। और होमो सेपियंस कहा जाएगा तो दुनिया भर में इसका मतलब मनुष्य ही निकलेगा। और प्रत्येक प्रजाति के अपने आनुवंशिक अभिलक्षण होते हैं जो कि प्रजाति को दूसरों से भिन्न बनाते हैं। अब प्रजाति की उत्पत्ति यानी प्रजाति उद्भवन, आज संसार में जितनी भी प्रजातियां पाई जा रही हैं वो प्रजाति उद्भवन और विलोपन का परिणाम है। नई प्रजाति बनी और जो पुरानी वाली थी वो या तो मिट गई और नहीं तो उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया। जैसी वो पहले थी आज से 1000 साल पहले, आज वो वैसी नहीं दिखाई देती हैं तो सही, लेकिन वैसी नहीं है जैसी पहले थी। और नहीं अगर अपने आप को बदल पाई तो नष्ट हो गई। तो ये तरीका चलता है। अब प्रजाति उद्भवन की प्रक्रिया में नई प्रजातियां उत्पन्न होती है, विकास की ये प्रक्रिया है, सीधी बात है। और एक प्रजाति में अनेक समष्टियां मिली होती है, समष्टियों का समावेश होता है। भौगोलिक अवरोध की वजह से अगर वो अलग हो गई तो भी उनके लक्षण अलग हो जाते हैं। पता लगा टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हुआ, बीच में दरार आई, प्लेट जो है वो दो हिस्से में बढ़ गई, जैसे अफ्रीका की प्लेट इस समय टूट रही। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, न्यूबियन प्लेट वो टूट रही, तो मतलब सोमालियन प्लेट से अलग हो रही है। तो वहाँ पर जो विभाजन हो रहा है उससे क्या होगा, दो प्रजातियाँ मतलब एक साथ कभी रह रही थी वो अलग अलग हो जाएंगी। ये एक उदाहरण है, ऐसा बहुत सारा हुआ है, बहुत बार हुआ है। जैसे अपना ही देश था, अपने देश का जो दक्षिणी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीपीय हिस्सा, वो कभी अंटार्कटिका के साथ था। कल्पना करिए अगर वहीं पर रहता तो क्या आज जैसा जीवन यहाँ पर संभव है, क्या वैसा ही हो पाता? संभव है कि जीवन ही नहीं होता। जैसा अंटार्कटिका की स्थिति है एकदम फ्रीज, वैसा ही अपना देश भी होता। लेकिन ये वहाँ से पलायन करके भाग आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एशिया के साथ जुड़ गया, तो यहाँ स्थितियाँ बदल गई। तो मतलब ये है कि जो भौगोलिक हलचलें होती हैं उससे भी ये निर्भर करता है, मतलब परिवर्तित होता है। बाकी आप देखेंगे कि किसी प्रजाति की समष्टि के
सदस्य जो है वो एक विशेष वातावरण में रहते हैं और उसी प्रजाति के अन्य समष्टि के सदस्य उनके साथ जनन करने में सक्षम होते हैं। अब स्थिति ऐसी अगर देखें तो समष्टि के एक ऐसे अवरोध के द्वारा दो पूर्ण रूप से पृथक समष्टियों में विभक्त हो जाती है, मतलब एक समष्टि दो अलग समष्टियों में टूट जाती है और अंतः प्रजनन और जीन विनिमय यहाँ पर रुक जाता है। तो ये भौतिक अवरोध हो सकता है, मतलब इस तरह की जो व्यवस्था है या इस तरह की जो स्थिति है ये भौतिक अवरोध की वजह से आ सकती है। फिलहाल पारिस्थितिकी विलगन दो समष्टियों के पर्यावरण में तापमान, आर्द्रता और पीएच इत्यादि के यानी अम्ल क्षार वाला जो बैलेंस है उसके अंतर की वजह से होता है। और जनन विलगन प्रजाति विभिन्न समष्टियों के सदस्यों के बीच में अंतः प्रजनन में हस्तक्षेप की कारण बनती है। अंतः प्रजनन में अगर हस्तक्षेप उत्पन्न होता है तो ही ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप खरगोशों को देख रहे हैं। खरगोश पूरे साल भर में अगर देखा जाए तो इनके लिटर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब थोक के भाव बच्चे देते हैं। लेकिन क्या सारे जीवित रह पाते हैं? और खरगोशों का यहाँ उदाहरण लिया गया है, जो ऐसे घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनको देखिए, जाड़े के मौसम में पिल्लों से पूरा आबाद हो जाएगा और मार्च आते आते, फरवरी मार्च आते आते उसमें से आधे से अधिक साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ बचेंगे। अगर एक कुतिया के 8 पिल्ले हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही सर्वाइव कर जाएंगे, या हो सकता है एक ही बचे या एक भी ना बचे। तो इसी तरीके से होता है, ये प्रकृति का अपना तरीका है। मतलब लैंगिक जनन का परिणाम है कि खरगोश अपनी बहुत सारी संतति, अपने बहुत सारे बच्चे पैदा किए, ये देखिए। और आनुवंशिक भिन्नताएं इन संततियों के लक्षण के प्रारूप में दिखाई दे रही है। मतलब जो खरगोश दंपति हैं उनके जैसे लक्षण हर बच्चे में हो ये आवश्यक नहीं है, कुछ नए लक्षणों के साथ इनका जन्म होता है और कुछ माता पिता के भी लक्षण होते हैं। अब इस झुंड में से कुछ कमजोर होंगे जो कि तत्काल ही कुछ समय के बाद बीमारी से मर जाएंगे या कमजोरी से मर जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि जब थोड़े बड़े होंगे और खाने का उनका समय होगा, उन्हें भोजन चाहिए होगा, तो बाकियों की तुलना में वो कमज़ोर सिद्ध होंगे, बाकी उनका भी हड़प के खा जाएंगे, तो वो कमज़ोर पड़ के ख़त्म हो जाएंगे। कुछ खरगोश जो है वो पहले से ही कमज़ोर पैदा हुए थे, तो धीरे धीरे करके वो कमज़ोरी का ही शिकार होकर मारे गए। और कुछ ऐसे हैं जो कि खा तो रहे हैं, कमज़ोर भी उतने नहीं हैं, लेकिन धीमा खाते या फिर धीमे हैं, कुल मिलाकर सुस्त हैं, आसानी से किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो खतरे के प्रति वो आगाह नहीं रहेंगे। कोई भी शिकारी जीव उनके ऊपर हमला किया तो वो पहले पकड़े जाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे, केवल कुछ ही ऐसे होंगे जो कि उत्तरजीविता के लिए संघर्ष करने के लायक होंगे और वो स्वस्थ होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो वो बड़े होंगे और वही फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तरीका है, हमेशा चलता है, ठीक है। और उनके जीन समष्टि में बहुत अधिक जो परिवर्तन है वो दिखाई देंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि जिन माता पिता से उनकी उत्पत्ति हुई थी उसके बाद इन्होंने जीवित रहने के लिए संघर्ष किया, तो इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में भी वैसे ही परिवर्तन हुए, इनके शरीर में वैसे ही बदलाव हुए। तो अब इनके जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, इनकी जो संतति पैदा होगी, उसमें कुछ नए लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। अब अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये है विलोपन का। जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है तभी से ऐसी प्रजातियां, मतलब नई प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं और पर्यावरण के प्रति उनका अनुकूलन चेक किया गया है प्रकृति के द्वारा। मतलब प्रकृति ये देखती है कि जिस जीव को मैंने बनाया वो मेरे बनाए हुए पर्यावरण में रहने लायक है भी या नहीं। जो रहने लायक सिद्ध होता है, प्रकृति की परीक्षा में पास होता है, वो जिंदा रहता है, और जो नहीं पास होता है वो मारा जाता है। यही प्राकृतिक सिद्धांत है। और पुराने जो कम सफल जीव थे वो समय के साथ खत्म हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। तो विलोपन सामान्यतः एक प्राकृतिक घटना है। हालांकि आजकल मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उससे ये विलोपन और बड़े पैमाने पर हो रहा है। विलोपन उस समय होता है जब किसी प्रजाति का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाता है जितनी तेजी से कि उसका पर्यावरण बदल रहा है। पर्यावरण के बदलने की रफ्तार तेज है और उस जीव के विकास की रफ्तार धीमी है, तो निश्चित तौर पर वो पिछड़ जाएगा, और पिछड़ जाएगा तो फिर उसके लिए उस इकोसिस्टम में कोई जगह नहीं। अगला हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है जैव विकास का। अब ये जो जैव विकास का सिद्धांत है इसको चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड बेलेस के द्वारा दिया गया था, और ये समय था 1859 का। 1859 के समय में ये दिया गया था। तो आनुवांशिकी के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसी के साथ साथ ये सिद्धांत और आगे समय के साथ बढ़ता जाता है, और बाद में इसी को, यही जो सिद्धांत था बेलेस महोदय का, इसको नव डार्विनवाद के नाम से जाना गया। इसमें चार्ल्स डार्विन के अलावा अल्फ्रेड बेलेस का भी नाम आता है। दोनों जने ने मिलकर शोध किया था। कई बार हम लोग डार्विन को ही सिर्फ याद रखते हैं। तो जीवों में यह प्रवृत्ति होती है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया इसका। अब इसके अंदर है क्या? जीवों में यह प्रवृत्ति होती है कि वह अधिक संख्या में ऐसी संततियां उत्पन्न करें जो कि वातावरण के प्रति अनुकूल हो। उत्परिवर्तन की परिभाषा को देखिए। इसमें क्या होता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए की जो कॉपी होती है, उसमें कहीं पर त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, गलती हो जाती है प्रकृति से।
परिणाम ये होता है कि कुछ नए ढंग की कोशिकाएं और कुछ नए ढंग के विचित्र प्रकार के या कुछ विशेष लक्षणों वाले जीव का जन्म होता है। आमतौर पर उत्परिवर्तन को सकारात्मक नहीं माना जाता है, म्यूटेशन के दुष्परिणाम ही दिखाई देते हैं। लेकिन म्यूटेशन का परिणाम जल्दी दिखाई देता है, मतलब ये शीघ्र प्रत्यक्ष होने वाला परिणाम। इसमें आप देखेंगे कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन प्रत्येक पीढ़ी में जीनों के नए संशोधन की वजह से होता है। यानी हर बार जब जीव बनता है, यानी प्रकृति किसी नए जीव को बनाती है तो उसे संशोधित करती है। जो जीन उसे प्राप्त हुए हैं उसमें संशोधन करके ही नए प्राणी का निर्माण होता है। जैसे कोई किताब छपी किसी पब्लिकेशन हाउस से, तो एक बार मान लीजिए 2023 में उसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, फिर जब दूसरा उसका सेकेंड एडिशन प्रकाशित होगा तो उससे पहले उसको रिवाइज किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, उसमें जो त्रुटियां हैं उसका परिष्कार किया जाएगा, तब उसके नए संस्करण को सामने लाया जाएगा। तो वैसे ही प्रकृति भी करती है, हर बार कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करती। और आप देखेंगे कि यह जो प्रक्रिया है, नया संयोजन जीनों का तैयार होता है, इसे पुनर्संयोजन कहा जाता है, रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। और इस प्रकार एक ही प्रजाति के सदस्यों में विविधता पाई जाती है और वो यथार्थतः समरूप नहीं होते हैं, तो ये विविधता वंशानुगत होती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। विकास परक बल, जिसे कि डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया था, ये उन विविधताओं यानी जीन की बात हो रही है, उनका चयन करता है, उन जीनों का चयन करता है जो कि जीव को वातावरण के प्रति अनुकूलित करने में सहायक होते हैं। और प्राकृतिक वर्ण के इसी सिद्धांत या इसी प्रवृत्ति की वजह से समष्टि में इस प्रकार के जीनों का अधिक जनन होता है। मतलब वही जीन ज़्यादा बनाए जाते हैं, जीव नहीं, वही जीन प्रकृति के द्वारा ज़्यादा बनाए जाते हैं, जो कि उस जीव को प्रकृति के बदलते तरीकों के हिसाब से तालमेल बिठाने में सहयोग कर सके। यानी प्रकृति सिर्फ परीक्षा नहीं लेती है, प्रकृति सिर्फ आपको ठोक पीट के चेक नहीं करती है, बल्कि सपोर्ट भी करती है। वो चाहती है कि आप सर्वाइव करें, ठीक है। तो इसलिए आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव किए जाते हैं जिससे कि आप लड़ सकें बदलते माहौल के हिसाब से, ठीक है। आगे चले, वे यहाँ देखिएगा चौथे नंबर पर, वे जीव जो कि अपने वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, उन्हें जीवित रहने का उत्तम अवसर प्राप्त होता है और वे जनन करने की आयु तक पहुंचकर संतति के उपयुक्त अनुकूलनों को स्थानांतरित कर देते हैं, मतलब संतति उत्पन्न करते हैं, उसमें उनके जो लक्षण है वो आगे चले जाते हैं। इस प्रकार से जैव विकास के ही कारण प्रजातियों में विविधता और अनुकूलन उत्पन्न होते हैं। अगली परिभाषा है पॉपुलेशन की यानी समष्टि की। तो समष्टि शब्द की परिभाषा दिए हुए समय में किसी विशिष्ट स्थान में पाई जाने वाली एक प्रजाति के ऐसे जीवों के समूह के रूप में दी जा सकती है जो कि स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन करते हैं। मतलब ये जैसे हम कह दें कि किसी शहर की आबादी 50,000 है, तो मतलब ये है कि उस शहर में 50,000 मनुष्य रहा करते हैं, और ये सारे मनुष्य क्या है, तो होमोसेपियंस है। अब किसी भी समष्टि की अपनी विशेषता होती है और यह समष्टि की रचना करने वाली उस व्यष्टि से भिन्न हो सकती है। मतलब एक इकाई के रूप में हमने उसी समष्टि के एक जीव का सैंपल लिया जिसको कि हम व्यष्टि कह रहे हैं, लेकिन उस व्यष्टि से बाकी समष्टि का लक्षण भिन्न हो सकता है। सीधी बात है कि वह जीव पैदा होगा फिर मरेगा, लेकिन समष्टि कभी नहीं मरती, क्योंकि उस जीव के मरने से पहले उसके जैसे कई सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये चलती रहती है, ठीक है। और इसमें भी जो नर और मादा का लिंगानुपात है वो अपने हिसाब से होता है। आयु वर्ग जो होते हैं उनके आधार पर समष्टि को विभाजित भी किया जा सकता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक व्यष्टि है, तो वो पहले जवान था, मतलब युवा अवस्था उसकी थी, फिर समय के साथ बूढ़ा हो गया, लेकिन जो समष्टि उसके सहायता से बनी हुई है उसमें सब प्रकार के लोग पाए जा रहे हैं, बूढ़े जवान बच्चे सब कुछ मौजूद। तो यही अंतर है। अब यहाँ समष्टि के लक्षण दिए हैं, कुछ 8 लक्षण हैं, आप देख रहे हैं। पहला है समष्टि का घनत्व, दूसरी है जन्म दर, तीसरी मृत्यु दर, चौथा है फैलाव परिक्षेपण, फिर जैव विभव है या जैविक विभव, फिर आयु वितरण है, उसके बाद फिर से फैलाव है और फिर वृद्धि रूप। तो यहाँ थोड़ा विस्तार से दिया है। सबसे पहले घनत्व है। अब किसी दिए हुए समय में प्रति एकांक क्षेत्रफल में व्यष्टियों की समष्टि घनत्व कहलाती है, और किसी प्रजाति का घनत्व समय के साथ साथ और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता हुआ देखा जाता है। उदाहरण के लिए अपने आसपास आप देखिए, मानसून के मौसम में जो बगीचे या खाली जगह मतलब कच्ची जगह हैं, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पौधे और जंतु आपको दिखाई देंगे। तो किसी क्षेत्र में व्यष्टि जीव का घनत्व एक विशेष आयाम के आकार, जिसे कि चतुष्कोण यानी क्वाड्रेंट कहा जाता है, तो उसके आधार पर देखी जाती है। और उस क्षेत्र के नमूनों का जब यादृच्छिक चयन हम करते हैं, मतलब रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये चीज़ निर्धारित की जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है जन्म दर, जिस दर से नए जीव पैदा होते हैं तथा दी हुई पर्यावासिक जो पर्यावरणिक परिस्थितियाँ होती हैं उसके अंतर्गत समष्टि में सम्मिलित होते हैं, मतलब वो जीव शामिल होते हैं, तो उसी को कहा जाता है जन्म दर। जन्म, अंडे से बच्चे निकलना, अंकुरण और कायिक जनन, मतलब हर जीव का रिप्रोडक्शन का अपना तरीका है।
तो ये सारे जो है इनके कारण किसी समष्टि में जीवों की संख्या बढ़ेगी। सीधी बात है कि नए जीव पैदा हो रहे हैं तो संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मनुष्यों में जन्म दर को 1000 व्यक्तियों में प्रत्येक वर्ष जन्म लेने वाले जिंदा शिशुओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद है मृत्यु दर। दी हुई पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों में मृत्यु के कारण किसी जनसंख्या के व्यक्तियों यानी व्यष्टियों का ह्रास मृत्यु दर कहलाता है और किसी वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या की गणना मृत्यु दर के द्वारा की जाती है। मानवों में मृत्यु दर को जनसंख्या के 1000 व्यक्तियों में प्रतिवर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पर आप परिक्षेपण को देख लीजिए। परिक्षेपण यानी फैलाव। अब फैलाव का मतलब ये हुआ कि किसी जनसंख्या के जीवों का स्थायी रूप से क्षेत्र से बाहर चला जाना, मतलब जहाँ के वो थे वहाँ से छोड़कर हट गए, कहीं और चले गए, तो ये प्रवास कहलाता है। और अप्रवास का मतलब है कि जीवों का नए क्षेत्र में चले जाना। मतलब सीधी बात है कि प्रवास और अप्रवास ये दोनों पर्यावरण की ही गतिविधियों का हिस्सा है। और जैसे अब अन्य जीव हैं, जब प्रजनन का समय आता है तो बहुत सारे जीव अपनी जगह छोड़ देते हैं, ठीक, मतलब वो मादाओं की खोज में नर जो है वो भटकने लगते हैं, ऐसा होता है। और फिर वो जिस ठिकाने पर रहते थे जहाँ उन्हें भोजन पानी मिलता था, जो उनका नेचुरल हैबिटेट था एक तरह से, उसको छोड़कर वो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। फिर उसके बाद जब उनका सीजन समाप्त होता है तो वो अपने ठिकाने पर वापस लौट आते हैं, अगर जिंदा बचते हैं तो, क्योंकि बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें मारकाट मचती है। ये हर जीव के साथ होता है, तो ये चीज़ है। लेकिन ये काम बाकी जीव कर सकते हैं, पौधे तो नहीं कर सकते, पौधे चलायमान नहीं हो सकते। तो उनमें जो तरीका है सक्रिय प्रवसन का नहीं होता है, वो अन्य माध्यमों के सहारे ये काम करते हैं, जैसे हवा से। उनके जो बीज हैं वो हवा के माध्यम से फैलते हैं। जैसे मान लीजिए कपास है, तो कपास का जो फल होता है जब पक जाता है तो उसके बाद धूप लगने पर अपने आप फट जाता है, और फटेगा तो रुई और बीज चारों ओर ऐसे छिटक जाएंगे, हवा के सहारे या पक्षियों के सहारे उनको फैला दिया जाएगा। ऐसे ही अन्य वृक्षों का भी होता है। पीपल और बरगद हैं, उनके जो फल लगते हैं गोदा कहा जाता है, तो उसको पक्षी खाते हैं, फिर बीट करते हैं तो वहाँ से नया पौधा जम जाता है। तो इमारतों पर आपने बरगद जमे हुए देखे हैं। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, जनसंख्या घनत्व तो मूल रूप से 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहली चीज है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास और चौथा है अप्रवास। ये दोनों काम करते हैं। आयु वितरण को भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिए कि प्राकृतिक जनसंख्या जब हम देखते हैं या उसका अध्ययन करते हैं तो सभी आयु वर्ग के जीव इसमें सम्मिलित होते हैं। मतलब ये हुआ कि जनसंख्या की आयु वितरण पर ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और आयु वितरण किसी जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के जीवों का एक अनुपात है। जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में आप बांट सकते हैं। पहला पूर्व जनन समूह है, दूसरा जनन समूह है और तीसरा जननोत्तर। ठीक, मतलब पूर्व जनन जो है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो प्रजनन में सक्षम नहीं है वो जीव आते हैं। ये बच्चे होते हैं या फिर किशोर होते हैं जो कि अभी तक प्रजनन के हिसाब से उपयुक्त नहीं। और उसके बाद प्रजनन प्रजातियां आती हैं, मतलब वो समूह आता है जो कि पूरी तरह से तैयार होता है। इसमें ऐसी व्यष्टियां शामिल होती हैं जो कि पूर्ण प्रजनन की क्षमता रखती हैं और आबादी इन्हीं के सहारे बढ़ती है। फिर जननोत्तर समूह है जिनकी उम्र ढल चुकी है, वो प्रजनन करके अब थक चुके हैं, अब उस अवस्था में नहीं रह गए। तो ये चीज़, मतलब बीच का जो इसमें जनन समूह है वही प्रकृति के काम का होता है। तो शीघ्रता से वृद्धि करने वाली जनसंख्या में सामान्यतः जनन आयु समूह की व्यष्टियों का एक बड़ा भाग सम्मिलित होता है। और एक स्थिर जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं होती है, न बढ़ रही है न घट रही है, उसमें सभी आयु वर्गों का समान वितरण शामिल है। ह्रासोन्मुख जनसंख्या में अधिक आयु वाले तथा जननोत्तर वर्ग की व्यष्टियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है। तो ये सारी बातें आपने देखी। यहां पर अगला है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात किसी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है और यह किसी जनसंख्या में नर और मादा के अनुपात को दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक चार्ट जैसा बना हुआ है। जन्म दर और मृत्यु दर यहाँ लिखा है। यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो वृद्धि और कमी को दर्शा रहा है। प्रवास को आप देख रहे हैं, ये घनत्व है अपना, और यहाँ पर है अप्रवास की घटना। ठीक, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि समष्टि की वृद्धि को हम कैसे दिखाते हैं। समष्टि एक स्पीशीज में रहने वाले जीवधारियों का समूह होता है, मतलब व्यष्टि का ही संयुक्त रूप है समष्टि। बहुत सारी व्यष्टियां जब मिलेंगी तो समष्टि बनेगी। और किसी भी प्रजाति की जनसंख्या अपरिवर्तित या स्थिर नहीं रहती है, उसमें तमाम बदलाव होते हैं। पूरा पर्यावरण ही परिवर्तनशील है, तो प्रजातियां कैसे स्थिर हो सकती हैं, और स्थिर हो जाएंगी तो नष्ट हो जाएंगी, ये भी बात है। जो जीव आज के समय में उस प्रजाति के अंदर पाए जा रहे हैं, जब उनसे उनकी संततियां उत्पन्न होंगी तो वो उनसे बेहतर होंगी। प्रकृति का यही तरीका है। अब जनसंख्या वृद्धि किसी समय पर एक समष्टि में किसी स्पीशीज के जीवधारियों की संख्या में बदलाव है। समष्टि का आकार
घनत्व, उत्पत्ति यानी जन्म दर और मरण दर, साथ में जनसंख्या वितरण, आयु विभाजन, पर्यावरणीय प्रतिरोध, इन सब पर निर्भर करता है, जिसका कि उस समष्टि को सामना करना पड़ता है। इसके बाद नंबर आता है जनसंख्या वितरण का। यह जीवित प्राणियों के व्यक्तिगत समूह की गति होती है जिसके द्वारा वे अपने रहने की जगह को फैलाते हैं। वितरण तब होता है जब जीव उस जगह को छोड़ देते हैं। जब तक अपनी मूल जगह पर है तब तक वितरण कहाँ से होगा, तब तो इकट्ठा है वहीं पर। लेकिन जब उस जगह को छोड़ देते हैं और उसके बाद नए स्थानों पर अपने योग्य जगह की तलाश करते हैं और वहाँ बस जाते हैं, तो इससे जनसंख्या का आकार प्रभावित होता है। अब इसमें दो घटनाएं होती हैं, एक तो अप्रवास है, दूसरा उत्प्रवास है। अब इमिग्रेशन का मतलब है कि बाहर की ओर स्थायी पलायन उन प्रजातियों का हो रहा है, बाहर जा रहे हैं तो फिर लौट कर नहीं आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आबादी का आकार कम हो जाएगा, जहां से निकल कर जा रहे हैं वहां जनसंख्या घटेगी। उत्प्रवास का मतलब है कि प्राणियों का बाहर से किसी समष्टि के भीतर आगमन हो रहा है और यह जनसंख्या के आकार को बढ़ा देगा। यहाँ पर वृद्धि वक्र है। जनसंख्या वृद्धि का जो गणितीय प्रस्तुतिकरण है वो वक्र के माध्यम से होता है। तो पहला इसमें है जे आकार का, दूसरा है एस आकार का। एस आकार वाला जो है इसमें ऐसा तब होता है जब प्राणियों यानी जीवों की एक छोटी संख्या एक पूर्व अधिकृत क्षेत्र में प्रवेश करती है, और तब वृद्धि पहले धीमी रफ्तार में होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि जीव नई परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल रहा होता है। इसको लेग फेज कहा जाता है। धीरे धीरे पहले बढ़ोतरी होती है, उसके बाद जब वो अपने आप को स्थापित कर लेता है तो बहुत तेज वृद्धि होती है और फिर रफ्तार बढ़ने लगती है। जन्म दर बढ़ जाती है उस अवस्था में और मृत्यु दर कम हो जाती है। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखें ग्रोथ फेज, पहले तो हमने लेग फेज को देखा, उसके बाद जब ग्रोथ फेज आता है तो उस समय वृद्धि तेजी से होती है। और इसमें होता ऐसा क्यों है, क्योंकि अब माहौल उनके हिसाब से रहने के लायक बन चुका है और सारी चीज़ें उनके पक्ष में हैं, भोजन उन्हें पर्याप्त मिल रहा है, सारी परिस्थितियाँ उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी आबादी बढ़ेगी। किसी भी जीव की आबादी अगर किसी खास क्षेत्र में अच्छी खासी है तो इसका मतलब है कि उन्हें रहने खाने के लिए वहाँ अच्छा वातावरण प्राप्त हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है, वहाँ पर भोजन पानी की कमी है या रहने के लिए सुरक्षित नहीं है, तो आबादी उनकी घटेगी। उसके अलावा परभक्षी और बीमारियाँ ये भी मैटर करते हैं। अगर इन्होंने हमला कर दिया तो उससे भी जीव मारे जाएंगे। पौधों में पानी, मिट्टी में पोषक तत्व, सूर्य के प्रकाश, इनकी अगर कमी होती है तो पौधे नष्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जनसंख्या में प्रवेश करने वाले प्राणियों की संख्या मृत्यु या स्थानांतरण की वजह से जनसंख्या से जाने वाले प्राणियों की संख्या के बराबर हो जाएगी और जनसंख्या का आकार उसी स्थिति में स्थिर हो जाएगा, न कम हो रहा है न ज़्यादा हो रहा है। और यही स्थिति कहलाती है, जब बराबर की स्थिति है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको स्टेबल फेज कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से ग्राफ पर जो आकृति प्राप्त होती है वो बनती है सिग्माइड। तो ये सिग्माइड वक्र तैयार होता है। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख रहे हैं, जे आकार का और एस आकार का दोनों दिया हुआ है। ये एस आकार वाला है, समय के साथ इसमें रफ्तार बढ़ रही है और उसके बाद एक स्तर तक जाके स्थिर हो जा रही है। जे आकार वाले में पहले तो आप देखेंगे कि घातांकी अवस्था है, बहुत तेज रफ्तार बढ़ रही है, फिर यहाँ से परिवर्तन हो रहा है और उसके बाद स्थिरता आ जा रही है। इसमें वाई एक्सिस पे हम दोनों में ही जनसंख्या को और एक्स एक्सिस पर समय को देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं, समुदाय और उसकी विशेषता को देख लीजिए। पारिस्थितिकी में समुदाय, या उसे उचित तौर पर आप जैविक समुदाय कहें, ये ऐसे जीवों की समष्टि होता है जो कि एक साथ एक ही पर्यावास में रह रहे होते हैं। और जैविक समुदाय के जो संगठन है उसमें आप देखेंगे कि विभिन्न समष्टियों की भूमिका होती है। उसके अलावा उस क्षेत्र का प्रकार जहाँ पर ये पाया जा रहा है, इसकी विभिन्न समष्टियों के परास के द्वारा भी इसे तय किया जाता है। समुदाय में प्रजातियों की विविधता के कारण भी ऐसा हो सकता है और उस क्षेत्र में रहने वाली समुदाय की विभिन्न समष्टियों के बीच में अन्योन्य क्रिया के द्वारा भी ये उत्पन्न होता है। समुदाय के सदस्य अपने पर्यावरण के साथ भी सक्रिय रूप से अन्योन्य क्रिया करते हैं और समुदाय में केवल वे पौधे और जंतु जीवित रहते हैं जो कि एक पर्यावरण के साथ खुद को ढाल लेते हैं। जलवायु पर्यावरण के प्रकार को निर्धारित करती है और समुदाय में जीवों का जो प्रकार है उसका भी निर्धारण जलवायु के द्वारा ही होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि किसी क्षेत्र की जलवायु ही इस बात को निर्धारित करती है कि कोई क्षेत्र मरुस्थल होगा या फिर जंगल होगा। आगे बढ़े, मानव निर्मित समुदाय जैसे कि लॉन हो गया या फिर फसल समुदाय हो गया, ये सब है। ये भी बहुत सारे जीवों को आश्रय देते हैं। भले ही ये कृत्रिम है और अस्थायी है, उतना स्टेबल नहीं होते हैं जितना कि प्राकृतिक होता है और इन्हें निरंतर रख रखाव की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम स्तरीकरण को देख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, इसमें पहला नंबर है मृत पत्तियों का और कार्बनिक पदार्थों का, जो कि जमीन पर ऐसे बिछे रहते हैं। ये जंगल की बात हो रही है। पौधों की पत्तियां और मरे हुए जीवों के अवशेष ऐसे ही जमीन पर पड़े रहते हैं, तो एक मोटी उपजाऊ परत का निर्माण हो जाता है उससे। उसके बाद उन्हीं पर जमने वाली शाख और घासें होती हैं, घासों की एक परत पाई जाती है। फिर उससे बड़ी कुछ झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर इन झाड़ियों के बाद ऊंची ऊंची घासें और ऊंची ऊंची झाड़ियों का जन्म होता है। फिर कुछ छोटे आकार के वृक्ष, फिर मध्यम आकार के और अंत में ऊंचे ऊंचे वृक्ष वहां पर उग जाते हैं।
तो ये चलता रहता है। खासतौर पर जो सघन जंगल है, जहाँ पर मनुष्य का हस्तक्षेप कम है, वहाँ पर ये स्थिति देखी जाती है। अब जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि 5 स्पष्ट जो परतें हैं जंगल के अंदर वो दिखाई देती। ये देखिए, सबसे पहले नीचे एक कारपेट जैसा तैयार होता है जो कि ह्यूमस और जितनी भी मृत चीज़ें हैं उन्हीं से बना होता है और बड़ा बड़ा ही पोषक होता है। फिर इसी कारपेट की सतह से घासों का जन्म होता है, फिर कुछ ऊंची घासें, फिर झाड़ियाँ, फिर छोटे आकार के वृक्ष, फिर मध्यम वृक्ष, फिर बहुत ऊंचे वाले जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर पैदा होते हैं। तो ये समझाने का प्रयास किया गया है। और जीव जंतुओं का जहाँ तक सिस्टम है, तो बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, तो आमतौर पर पेड़ पर ही रहा करते हैं। ज़्यादातर जीव जो है उनका ठिकाना पेड़ पर ही होता है, नीचे वो बहुत थोड़े समय के लिए उतरते हैं जब बहुत आवश्यकता होती है तब। आगे चलते, अब यहाँ पर आप देखेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण और चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमेक्स को। अनुक्रमण के भी बहुत सारे प्रकार हैं और उसमें पहले नंबर पर आता है प्राथमिक अनुक्रमण। जब अनुक्रमण किसी ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पर पहले से कभी कोई जैविक समुदाय था ही नहीं, एकदम मतलब जीरो से शुरू कर रहा होता है, तो इस अवस्था को कहा जाता है प्राथमिक अनुक्रमण। और ऐसे क्षेत्र में विकसित होने वाले पौधों के पहले समूह को पुरोगामी कहा जाता है। ऐसे अनुक्रमण में विकसित होने वाले क्रमक को पूर्व क्रमक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पथरीली चट्टानें हो गई, रेतीली जमीन हो गई। द्वितीयक अनुक्रमण कैसा होता है? तो जब अनुक्रमण किसी ऐसे क्षेत्र में होता है जहां पर किसी समय कुछ जैविक समुदायों का अस्तित्व तो था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो समय के साथ नष्ट होते गए। तो जो पहले से रह रहा समुदाय था वो भले ही नष्ट हो गया है, लेकिन उसने एक ऐसा वातावरण अवश्य ही तैयार कर दिया है जो कि किसी नई प्रजाति के लिए उपयुक्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर नए स्तर से प्रजाति भले ही विकसित हो रही है, लेकिन जीरो से विकसित नहीं हो रही है। उसे एक बेस मिला हुआ है, एक आधार बना हुआ है, उसी पर उसे विकास करना है। अब इसमें आप देखेंगे कि पहले से विकसित मिट्टी, खाद और कभी कभी बीज भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि वहाँ जमीन में दबा रहता है। जैसे जंगल में आग लग जाती है। अब जंगल में आग लग गई तो इसका मतलब ये थोड़े कि वहाँ जीरो से शुरुआत करनी है। जंगल की आग ऊपरी सतह को जला देती है, लेकिन अंदर जो उपजाऊ मिट्टी है और अन्य वनस्पतियों के बीज हैं वो सब तब भी सुरक्षित रहते हैं। मतलब उतनी प्रजातियाँ बच जाती हैं जिनसे कि नई शुरुआत की जा सके। तो इस हिसाब से द्वितीयक अनुक्रमण होता है। स्वपोषी अनुक्रमण कैसा होता है? तो ये हरे पौधों की संख्या, मतलब इसको आप ऐसे देखें कि प्रारंभिक अवस्था में हरे पौधों की संख्या जंतुओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है और इनकी शुरुआत उन्हीं क्षेत्रों से होती है जहाँ पर अकार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अब यही वजह है कि यह हरे पौधे जैसे स्वपोषी जीवों के प्रारंभिक और निरंतर प्रभुत्व के द्वारा अभिलक्षित अनुक्रम होता है और यह मूल रूप से अकार्बनिक वातावरण में शुरू होता है। इस दौरान ऊर्जा प्रवाह अनिश्चित काल तक बना रहता है, अनिश्चित काल के लिए बना रहता है और इसी ऊर्जा प्रवाह का परिणाम होता है कि इस क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थ सामग्री में तेजी से वृद्धि होती है, क्रमिक वृद्धि होती है। इसके बाद नंबर आता है विषमपोषी अनुक्रमण का। इस प्रकार के अनुक्रमण में प्रारंभिक अवस्था से ही विषमपोषी जीवों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और यह विषमपोषी मतलब कवक जीवाणु और जीवों का जो प्रारंभिक प्रभुत्व है उसके द्वारा चिन्हित अनुक्रमण होता है। यह मूल रूप से कार्बनिक वातावरण में शुरू होता है और इस दौरान समग्र ऊर्जा प्रवाह में समय के साथ एक क्रमवार गिरावट आती है। जैसे एक अत्यंत मैली नदी है, मतलब गंदी है, उसके साथ मतलब समय के साथ आप देखेंगे कि उसका पानी और ज़्यादा खराब होता जाएगा। अगर उसका स्रोत कमज़ोर है तो नदी का मतलब क्या है? उसमें प्रवाह है, कहीं ना कहीं से वो उत्पन्न हुई है और कहीं जाकर किसी अन्य नदी या समुद्र में या किसी गड्ढे में मिल रही है। पानी स्थिर नहीं है तो उसके सड़ने की गुंजाइश केवल तभी होगी जब उसका स्रोत अवरुद्ध हो जाए, मतलब कम हो जाए। इसके बाद अगला है अपना अभिप्रेरित अनुक्रमण। ऐसा अनुक्रमण मनुष्य की इच्छा के हिसाब से निर्धारित होता है, मनुष्य इसको अपने हिसाब से नियंत्रित करता है और चरम समुदाय में श्वसन के प्रभाव स्वरूप ऐसा होता है कि कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन लगभग संतुलित बना रहता है और इसलिए मानवों को संसाधनों के निष्कर्षण के लिए सीमित अवसर मिल पाते हैं। परजनित अनुक्रमण भी होता है। कुछ मामलों में आप देखते हैं और क्या देखते हैं कि संबंधित स्थान पर उपस्थित समुदायों का प्रतिस्थापन उस स्थान पर उपस्थित जीवों की बजाय बाहरी कारकों की वजह से होता है। जैसे धूल का गुबार है, आंधी है, शुष्क अवधि का परिणाम है जिससे कि वनस्पति का पैटर्न ही बदल गया, या जलवायु का ही परिवर्तन हो गया, वो सबसे बड़ा कारण है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे बाहरी कारण हो सकते हैं। ज्वालामुखी हो सकता है, उल्का की बरसात मतलब उल्का पिंड हो सकता है, बाढ़ हो सकती है, बहुत सारी घटनाएं इसमें शामिल होती हैं और इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर उस पर्यावरण और उस पर्यावास पर पड़ता है और उसमें एक क्रमिक तौर पर परिवर्तन आता है। इसके बाद स्वजनित अनुक्रमण है। अधिकांश मौकों पर जब भी किसी क्षेत्र में अनुक्रमण की शुरुआत होती है तो वहां पर पहले से ही उपस्थित समुदाय संबंधित पर्यावरण के साथ अन्योन क्रिया के माध्यम से उस पर्यावरण के रूपांतरण का कारण बनते हैं
और इस रूपांतरण का प्रभाव ऐसा होता है कि संबंधित समुदाय का एक नए समुदाय के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इस प्रकार के अनुक्रमण को स्वजनित अनुक्रमण कहते हैं। इसमें पौधों की वृद्धि और मृत्यु, अपशिष्ट का विघटन इत्यादि शामिल होते हैं, जिनका कि पर्यावरण पर असर पड़ता है और इसका परिणाम होता है कि क्रमक परिवर्तन उनमें आता है। अब इसके उदाहरण सबसे अच्छे प्राकृतिक जंगल। प्रतिगामी अनुक्रमण में चरम वनस्पति जीव जो है उनके विनाशकारी प्रभाव, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी चरम वनस्पति जो है वो जीवों की वजह से खराब हो जाती है। जीव जंतुओं का उस पर ऐसा अटैक होता है, ऐसा हमला होता है कि वो नष्ट हो जाती है और अनुक्रमण के पहले चरण के समुदाय के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। कभी कभी जो विक्षुब्ध समुदाय है उनका विकास नहीं होता है और प्रगतिशील की बजाय क्रमिक प्रक्रिया प्रतिगामी हो जाती है, मतलब जंगल झाड़ी घास के मैदान में बदल सकते हैं। उल्टा भी प्रोसेस हो सकता है, जो सीधा चल रहा था कि पहले घास का मैदान, फिर बड़ी घासें, फिर छोटे वृक्ष, फिर बड़े वृक्ष, तो वो उलट जाता है। और आज के समय में उल्टा वाला ही हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं। पहले घने जंगल काट दिए जाते हैं, फिर छोटे मोटे जंगल, फिर झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं, फिर घास का मैदान, और देर सवेर वो घास का जो मैदान है वो रेगिस्तान में बदल जाएगा, रेतीली जमीन। तो ऐसा ही हो रहा है। इसके बाद विक्षेपित अनुक्रमण को देख लीजिए। ये जो विक्षेपित अनुक्रमण है, इसमें आप देखेंगे कि वनस्पति के विकास में सामान्य चरण हमें नहीं दिखाई देते हैं, मतलब एक नॉर्मल स्टेप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। मतलब या तो अनुक्रमिक प्रकार को ये जोड़ती है और नहीं तो प्रतिस्थापित कर देती है। सूक्ष्म अनुक्रमण कैसा होता है, मतलब कवक, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, इस तरह के जो छोटे छोटे जीव हैं, इनका ये लघु अनुक्रमण है, जो कि सड़ती हुई लकड़ी, पेड़ की छाल या जो गिरे हुए लकड़ी के टुकड़े, लट्ठे होते हैं, उन पर सूक्ष्म जीवों का घर बना लेने की वजह से होता है। तो ये विषमपोषी अनुक्रमण का प्रकार है और शुरुआत इसमें कार्बनिक पदार्थों से भरपूर उत्पादों से होती है, जो कि उस जीव का शरीर होता है। इसके बाद अब यहाँ देखेंगे आप ये चित्र, इसमें आप जो सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन है उसका एक चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्राइमरी सक्सेशन है उसमें पहले एकदम खुली चट्टान, उसके बाद उस पर लाइकेन आकर जमते हैं, अपना डेरा जमाते हैं। फिर छोटे छोटे जो वार्षिक पौधे हैं वो लाइकेनों के साथ साथ ही उत्पन्न होते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद कुछ हर्ब्स यहाँ जन्म लेती हैं, मतलब जमती हैं, और ग्रासेस भी यहाँ पैदा होती हैं, घासें। फिर घासों के साथ साथ अब झाड़ियाँ और कुछ छिटपुट वृक्षों का जन्म होता है और अंत में बहुत बड़े छायादार वृक्ष पैदा होते हैं। तो ये जो प्राथमिक अनुक्रम है ये ऐसे ही चलता है। इसमें पायनियर स्टेज आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, उसके बाद ये इंटरमीडिएट है बीच का, और अंत में क्लाइमेक्स आप ये देख रहे हैं। फिर इसके बाद सेकेंडरी जो सक्सेशन है उसको देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि पहले जुता हुआ खेत है, उसके बाद फिर उसमें वार्षिक घासों का जन्म होता है, घासें जमती हैं। फिर घासों के साथ साथ कुछ और जो झाड़ियाँ हैं वो पैदा हो जाती हैं। फिर झाड़ियों के बाद कुछ छोटे वृक्ष पैदा होते हैं, फिर बड़े वाले वृक्ष पैदा होते हैं। तो ऐसे करके ये चलता है। आगे चले, उत्तराधिकार की सामान्य प्रक्रिया को देखिए। इसमें पहला प्रक्रम होता है अनाच्छादन का, मतलब एक वनस्पति रहित क्षेत्र विकसित होता है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं होता है, और इस क्षेत्र का विकास कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि भूस्खलन हो गया, अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, कोई और विनाशकारी तत्व है तो उससे भी हो सकता है। कुछ और यहाँ निम्नलिखित दिए हुए हैं, तो उसमें स्थलाकृतिक कारक में मृदा अपर्दन हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, ज्वालामुखी की गतिविधि हो सकती है, भूकंप हो सकता है। जलवायु का जहाँ तक परिवर्तन है तो उसमें हिमनद हो गया, सूखा मौसम हो गया लंबे समय तक, ओला और तूफान हो गया, पाला हो गया, आग हो गई, ये सारे आते हैं। जो जैविक है उसमें औद्योगिकरण, कृषि का विस्तार, शहरीकरण, कवक जीवाणु जनित जो रोग हैं और उसकी वजह से निर्वनीकरण हो रहा है, ये सारे कारक होते हैं। मतलब ये कि अनावृत क्षेत्रों का निर्माण मानवीय गतिविधियों से भी हो सकता है। उत्खनन और खुदाई, बांध का निर्माण, ये सब जो है ये उजाड़ने का काम करते हैं विभिन्न प्रजातियों को। कहीं बांध बनाया तो वहां से सब कुछ नष्ट हो गया, जो जलीय जीव थे, जो मनुष्य वहां रह रहे थे, जो जीव जंतु रह रहे थे। इसके बाद दूसरा नंबर आता है अनाक्रमण यानी इन्वेशन का, मतलब प्रजाति किसी निर्जन स्थान पर सफलतापूर्वक खुद को स्थापित करने का प्रयास करती है। किसी खास क्षेत्र से वो निकलकर एक उपयुक्त क्षेत्र की तलाश में उस इलाके में आई रहती है, तो वहां खुद पैर जमाने की कोशिश करती है। इसमें कई सारे चरण होते हैं। पहले होता है प्रवास, मतलब किसी अपने मूल स्थान को छोड़कर वहां से वो पलायन कर गई और किसी नई जगह की खोज में। ठीक है, अब इसमें फैलाने के लिए बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे पौधे हैं तो पौधे खुद तो चलेंगे नहीं, उनके बीजों को ले जाने के लिए मनुष्य भी उत्तरदायी हो सकता है। बाकी हवा, पानी और जीव जंतुओं से भी ये फैल सकते हैं। आस्थापन की स्थिति है तो नए क्षेत्र में पहुंचने के बाद वहां की स्थितियों के हिसाब से ये खुद को समायोजित करते हैं, वहां जड़ बैठाने का अपना काम करते हैं, और शुरुआत में इन्हें बहुत अच्छी खासी दिक्कत होती है, तो इनकी ग्रोथ बहुत धीमी होती है। ठीक है, जैसे आप किसी बिजनेस को खड़ा कर रहे होते हैं तो उस समय आपकी रफ्तार धीमी होती है, आप तरक्की उतनी रफ्तार में नहीं कर पाते। समय के साथ जब आप एक बेस तैयार कर लेते हैं तो वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है।
मतलब जितना आप सोच रहे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मुनाफा होने लगता है, मतलब समय लगता है उस चीज़ में। तो वही है आस्थापन। मतलब जैसे आप खुद को बिजनेस के फील्ड में आस्थापित कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ जीव जो है वो खुद को उस नए हैबिटेट में आस्थापित कर रहे होते हैं। तो इस समय इनकी ग्रोथ धीमी होती है। एक बार जब ये खुद को मजबूती से वहाँ स्थापित कर लेते हैं तो उसके बाद शुरू होता है समुच्चयन। यानी अब वो अपनी वृद्धि को दिन दूना रात चौगुना, यानी अपना समूह बनाना, अपने समुच्चय बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये जो स्थिति है ये तब होती है जब बढ़िया से वो अपने आप को आस्थापित कर चुके होते हैं, यानी उनकी स्थापना संपन्न हो गई होती है। फिर इसके बाद शुरू होती है प्रतिस्पर्धा। मतलब अब समुच्चय तैयार हो गया, वो जीव जो वहां जाकर मौका ढूंढ रहा था वो अपनी जड़ जमा लिया। तब उसके बाद वहां पर विभिन्न प्रजातियां जो अन्य मौजूद हैं उनके साथ संसाधनों को लेकर, संसाधनों के बंटवारे को लेकर टकराव होता है और फिर प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। प्रतिस्पर्धा में जो जीव जीतता है वो सरवाइव करता है, जो हार जाता है वो या तो उस इकोसिस्टम में से निकल जाता है, मतलब नई फूड चेन में शामिल हो सकता है, हालांकि ये संभावना कम होती है, और नहीं तो फिर मारा जाता है। अब इसमें आवश्यकताएं अगर समान है तो ही ऐसा होगा। अवस्थिति, पोषक तत्व, जल, प्रकाश, इन सब की उपस्थिति के लिए आपस में संघर्ष होता है। और कई बार प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम होता है कि जो कमजोर जीव हैं वो समाप्त हो जाते हैं, मजबूतों का अस्तित्व बना रहता है। जो समाप्त होते हैं वो भी बेकार नहीं जाते हैं, भले ही उनका जीवन चला गया, लेकिन अब उनके शरीर जो है वो सड़ने लगते हैं और फिर वो मिट्टी को पोषण देते हैं और मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है जो कि बाकी प्रजातियों के लिए बेहतर होता है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है प्रतिक्रिया। अब यह जो है इसका आप देख रहे हैं प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन, ये अनुक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है और जीवों के समुदाय और उनके वास स्थान में मौजूद वातावरणीय कारकों के बीच होने वाली क्रियाओं को प्रतिक्रिया कहा जाता है। और इनकी प्रमुख विशेषता में जीवों के प्रभाव के चलते पर्यावरण में परिवर्तन होने लगता है। इन प्रतिक्रियाओं का परिणाम होता है कि पर्यावरण की मिट्टी, जल और प्रकाश की स्थिति, तापमान इत्यादि बदलने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर मृत पौधों की वजह से मृदा में ह्यूमस विकसित होता है, जिससे उनकी मिट्टी की संरचना समय के साथ बदल जाती है। और इन सभी का कारण होता है कि पर्यावरण संशोधित हो जाता है। धीरे धीरे यह मौजूदा समुदाय के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप जल्द या कुछ समय बाद ही उस समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ प्रतिस्थापन हो जाता है। अगला प्रक्रम है स्थायीकरण, स्टेबलाइजेशन। अब ये जो उपर्युक्त प्रक्रियाएं आपने देखी है, इसके कारण होने वाला परिवर्तन और वहां पर पहले से उपस्थित जो पौधे हैं उनका वहां जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। जो बाहर से प्रजातियां आई हैं वो उनके संसाधनों पर कब्जा कर चुकी हैं, तो अब वहां से उन्हें अपनी जगह छोड़नी होती है और अंततः जो वहां पहले से मौजूद प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं और नई प्रजातियां वहां पर अपने आप को मजबूती से जमा लेती हैं। संबंधित प्रजातियों के प्रत्येक दृष्टांत की सामूहिक प्रतिक्रियाओं का पर्यावरण पर व्यापक असर पड़ता है और यदि चरमोत्कर्ष का परिणाम वनस्पति वन के निर्माण के रूप में होता है तो स्थानीय जलवायु वास्तव में इससे प्रभावित होगी। सीधी बात है कि ये जो समुदायों के बीच में खींचतान चल रही है, एक समुदाय कहीं से उजड़ कर आ रहा है और दूसरी जगह खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो इससे प्रकृति तो प्रभावित होगी ही, जो उनका पर्यावरण है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। और वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें चरम समुदाय जो कि अंतिम स्थिति होती है, मतलब एक प्रजाति अपने आप को ताकतवर सिद्ध करके हावी हो जाती है, तो वो समुदाय अपेक्षाकृत स्थिर होता है। हमेशा स्थिर रहेगा ऐसा नहीं है, परिवर्तन उसमें भी होगा, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से बाकियों के स्थायी होता है। आगे चलते हैं, यहाँ जल क्रमक को देख लीजिए। तो जल क्रमक में आप तालाब, झील इत्यादि को देख सकते हैं। छोटे उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं, इसीलिए तालाब को लेते हैं, नहीं तो समुद्र भी है सबसे बड़ा, लेकिन छोटे में समझना आसान हो जाता है। तालाब या किसी भी वाटर बॉडी की विशेषता क्या होती है? किनारा उसका कम गहराई वाला होता है, यानी उथला होता है, और बीच का हिस्सा गहरा होता है। ठीक है, तो इसमें एक चरण होता है पुरोगामी यानी पायनियर। ये पादप प्लवक अवस्था होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो पादप प्लवक हैं, जैसे कि सूक्ष्म शैवाल हो गए, हरित जीवाणु हो गए, इसके अलावा डाइटम है, प्रोटोजोआ है, ये सब उत्पन्न होते हैं और ये सभी मिलकर पुरोगामी समूह का यानी पायनियर स्टेज का निर्माण करते हैं। इन जीवों के बीजाणु अथवा प्रजनन संबंधी जो अंग हैं वो हवा और अन्य चीजों के माध्यम से जलाशय तक पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं से आते हैं। उसके बाद इनका अंकुरण होता है और वहां पर माहौल यदि इनके अनुकूल हुआ तो ये वृद्धि करते हैं, तेजी से फैलते हैं, प्रजनन करते हैं। उसके बाद जंतु प्लवक विकसित होते हैं, पहले पादप प्लवक, फिर उनको खाने वाले जंतु प्लवकों का आगमन होता है, वो यहाँ डेवलप होते हैं। फिर इसके बाद पादप प्लवकों को ये खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फिर इन सारे जीवों की जब मृत्यु होती है तो इनके विघटन से कार्बनिक पदार्थ और ज्यादा तालाब की तलहटी में बढ़ता जाता है, वो तालाब के तल में स्टोर होते जाते हैं, जिससे कि तालाब की गहराई कम होती जाती है और वहां पर एक हल्की मिट्टी का निर्माण होने लगता है जो कि अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। 5 के आसपास इसका पीएच मान होता है, 5 से कम होता है। इसके बाद अगला चरण आप देखेंगे, ये जल निमग्न चरण है।
जो जल निमग्न चरण है यानी रूटेड सबमर्ज स्टेट, इसमें जड़ें कहीं गहराई में कीचड़ में धंसी होती हैं और बाकी हिस्सा इन पौधों का बाहर ऐसे तैर रहा होता है। ठीक है, और जलाशय का जो ताल है उसमें लगातार कार्बनिक पदार्थों का संचय हो रहा है, वो और ज़्यादा उथला होता जा रहा है, उसकी गहराई कम होती जा रही है। तो प्रमुख जो जलमग्न पौधे हैं वो तालाब के खरपतवार हो सकते हैं, पोटा मुगेटन, या फिर हार्नवार्ड जैसे पौधे हो सकते हैं, ईल ग्रास हो सकती है, या एलोडिया जैसी खरपतवार हो सकती है, हाइड्रिला हो सकता है, ब्लैकवार्ड हो सकता है, ब्लैडरवार्ड, ठीक है, रेनुकुलस है। तो ये सारे जड़ वाले पौधे हैं। और फिर इन पौधों का भी जीवन काल पूरा होगा, इनकी भी मृत्यु होगी, तो इनके जो अवशेष हैं वो भी तालाब की तलहटी में कार्बनिक पदार्थ के रूप में इकट्ठा होते जाते हैं। मतलब यह है कि तालाब की गहराई धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। उसके बाद फिर प्लावी चरण आता है। पौधे की सतह पर, माफ कीजिएगा, पानी की सतह पर तैरने वाले पौधों का जन्म होता है, और उस समय जल निकाय जो होते हैं उनकी गहराई सिर्फ 6 से 8 फीट बची होती है। अब इसमें निम्फिया, नेम्बुलियम, इसके अलावा लिमनथेमम है, अपोनोगेटन है, इस तरह की वनस्पतियां, इस तरह के पौधे जिनमें कि पत्ते होते हैं और जड़ें होती हैं, वो विकसित होते हैं। जड़ें कहीं गहराई में किसी कीचड़ में धंसी होती हैं और बाकी इनके पत्ते और ये ऊपर का जो तना होता है वो पानी में तैर रहा होता है। जैसे पिस्टिया हो गया, एजोला हो गया, लेमना हो गया, स्पाइरोडेला, बोल्फिया, इरचोनिया, इस तरह के स्वतंत्र प्लावी पौधे विकसित होते हैं। फिर ये जो स्वतंत्र प्लावी पौधे हैं, जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो परिणाम होता है कि ये पूरी पानी की ऊपरी सतह को घेर लेते हैं, सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जाता है। तो अब जो डूबे हुए पौधे थे, पानी में डूबकर पैदा होने वाले पौधे थे, अभी पीछे आपने देखा, उनको सूर्य का प्रकाश मुहैया नहीं हो पाता है तो वो खत्म हो जाते हैं, उनको समाप्त होना पड़ता है। और ये जो पानी की सतह पर ऊपर तैर रहे पौधे थे, ये अपना बढ़िया बढ़ते खाते हैं, और इनके मरने से जो जल निमग्न पौधे हैं, पानी में डूबे वाले पहले वाले, उनके मरने से जो खाद्य पानी जनरेट होता है उसका भी ये फायदा उठाते हैं। तो कुल मिलाकर कार्बनिक पदार्थ एक के बाद एक इन जीवों के माध्यम से, इन पौधों के माध्यम से तालाब की तलहटी में इकट्ठे हो रहे हैं और तालाब की गहराई खत्म होती जा रही है। अब यहाँ पर तालाब खत्म होकर दलदल बन जाता है, वाष्पीकरण तेज रफ्तार में होता है, और ये मध्यवर्ती चरण है रीड स्वैम्प स्टेज का। इसमें आप देखेंगे कि दलदल विकसित होते हैं, पौधे की जड़ें जो है वो जलकाय के तल तक पहुंच जाती हैं, लेकिन तना जो है वो अधिकांशतः ऊपर रहता है। तना और ऊपर का हिस्सा ये हवा में रहता है, पानी में नहीं। अब ऐसी स्थिति जब तक आती है तो जल निकाय की गहराई सिर्फ 1 से अधिकतम 4 फीट तक या 5 फीट तक बची रहती है। मतलब 5 फीट से ज़्यादा गहरे जलाशय या जल निकाय अब नहीं बचते, बाकी दलदल होता है। इसमें जो पौधे विकसित होते हैं उसमें कैटल है, टाइफा, बुलरश है, रीड ग्रास है, एरोहेड है, ये सब है। और अब कीचड़ का जमाव बढ़ने लगता है, वाष्पोत्सर्जन और तेज रफ्तार में होता है, और पौधे जो पहले तलहटी में थे या तैर रहे थे, पानी की आवश्यकता वाले पौधे थे, अब वो इस दलदल में मरने लगते हैं तो उनका भी जो मृत शरीर है वो भी इस कीचड़ में इकट्ठा होने लगता है और वृद्धि होती है। अब इसके बाद दलदली घास का आगमन होता है। जल स्तर लगातार कम हो रहा है, जब और थोड़ा कम हो जाएगा तो वहाँ दलदल थोड़ा सूखने लगेगा, और उसमें फिर दलदली घास जो कि नम मिट्टी में, बहुत ज़्यादा नम मिट्टी में पैदा होती हैं, वो लंबी लंबी घासें पैदा होंगी। और बहुत सारे जलोद्भिद पौधे भी विकसित होते हैं, जैसे मोथा है या अन्य घासें, जंकस, कैरीस, स्पाइक्रस, पालीगोनम, पुदीना भी ऐसा ही है, बेल फ्लावर हो गया। तो इन सभी पौधों की वाष्पोत्सर्जन दर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि पानी तेजी से भाप बनकर उड़ता है और मिट्टी में पानी की अब कमी होने लगती है। कुछ समय बाद अब ये जमीन जैसा रूप धारण करने लगता है, यानी सूखने लगता है, और यहाँ पर कुछ शाकीय पौधों का यानी पत्ती वाले पौधों का आगमन होता है। उसके बाद अब वुडलैंड स्टेज शुरू होती है, झाड़ियाँ जमती हैं, छोटे पेड़ विकसित होते हैं। फिर आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में पौधे अपने जड़ों के आसपास जल जमाव वाली मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, जैसे झाड़ी वाला विलो है, डॉग वुड्स है, बटन बुश है, एल्डर है, कॉटन वुड है, ट्री विलो है, ये सारे ऐसे ही विकसित होते हैं। और मिट्टी में लगातार जल स्तर जो है वो कम होता जा रहा है। छायादार जड़ी बूटियों के लिए अधिक उपयुक्त जो पेड़ और झाड़ियाँ हैं उनका जन्म होता है। अंत में नंबर आता है चरम समुदाय का। ये जल क्रमण का अंतिम चरण होता है, और इसमें आप देखेंगे कि एल्डर, विलो, कॉटनवुड, एल्म, एश ट्री, ओक, इस तरह के बड़े बड़े वृक्ष पैदा होते हैं। और कुछ पीढ़ियों बाद ऐसा होगा कि बाकी वृक्षों को साफ करके कोई एक प्रजाति इसमें से बढ़ जाएगी, ज़्यादा हावी हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पर ओक या हिकैरी जो है, उन्हीं के वृक्ष बाकी वृक्षों को हटाकर उन पर हावी हो जाते हैं और एक शुद्ध ओक का जंगल तैयार हो जाता है। इसके बाद शैल क्रमक, यह एक ऐसा अनुक्रमण होता है जो कि पानी की कमी वाले अनाच्छादित क्षेत्रों पर होता है, और अनाच्छादित चट्टान पर अनुक्रमण कुछ अलग चरणों में होता है। जैसे कि पहला पुरोगामी है। चट्टानी अधिवास काफ़ी सूखे होते हैं, प्रतिकूल होते हैं, पानी की उपस्थिति यहाँ नहीं होती है। ठीक है, वर्षा का पानी जो पत्थर है वो सोखेगा नहीं, या सोखेगा भी तो बहुत नाम मात्र का, तो पानी यहाँ रुकेगा कहाँ से। और किसी भी तरह का पोषक तत्व धारण तंत्र नहीं होता है। सूर्य की किरणें अगर चट्टान पे पड़ रही हैं,
जो पत्थर है उस पर पड़ रही हैं तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई अन्य वनस्पति तो पैदा नहीं हो सकती, लेकिन शैवाल ही यहाँ पर कॉलोनियाँ अपनी डेवलप कर सकते हैं। ये उन्हीं के वश की बात। अब यह जो शैवाल है ये पवन के माध्यम से प्रसारित होने वाले सोरेडिया, शैवाल घटकों और बीजाणुओं के माध्यम से इन खुली चट्टानों पर पहुंचते हैं। अब इन शैवालों में कार्बोनिक एसिड का उत्पादन होता है, जिससे कि चट्टानों का क्षय होता है। जिन चट्टानों पर ये जमा होते हैं उस पर ये एसिड अपना छोड़ते हैं, तो जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं, विखंडित होती। यहाँ आप देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की अभिक्रिया से ऐसा होता है। आमतौर पर राइजोकार्पोन, रिनोडेना, लेसिडिया, लेक्नोरा, ये जितनी भी प्रजातियां हैं ये खुद को नग्न चट्टानों पर जमाने में एक्सपर्ट है। इसके बाद तब पर्ण शैवाल का चरण आता है। पहले कुछ सामान्य शैवाल प्रजातियां जो कि शुरुआत कर देती हैं, उसके बाद अब पत्ती वाले शैवाल आते हैं। अब इसमें पर्ण शैवाल एक ऐसे शैवाल का स्वरूप होता है जो कि एक किनारे पर पदार्थ से जुड़े रहते हैं। अब इसमें सीधी बात है कि इन्हें चाहिए होती है मिट्टी। तो चट्टान के गैर अपक्षयित हिस्से पर अवसादों या अन्य छुपे हुए क्षेत्र में अगर थोड़ी भी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो वहां पर ये विकसित होने लगते हैं और धीरे धीरे करके ये जो पपड़ी शैवाल हैं जो कि पहले आए थे बेचारे, उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं। और ये जो मरने वाली पपड़ी शैवाल की प्रजातियां हैं उनके शरीर से भी ये पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब वो मरते हैं, सड़ते हैं, फिर उससे मिट्टी बनती है, उस मिट्टी का इस्तेमाल ये पर्ण शैवाल करते हैं। और ऐसी स्थिति में पर्ण आक्रामक प्रजातियां, इनके पास पानी को इकट्ठा और अवशोषित करने का भी बेहतर मौका होता है। वाष्पीकरण कम हो जाता है तो पानी की उपस्थिति इनके अंदर अच्छी खासी होती है। जीवित और सड़ते पौधों पर उत्पादित एसिड के प्रभाव स्वरूप चट्टानों का क्षरण होने लगता है और वास्तव में आप देखेंगे कि परपटी शैवाल से पर्ण शैवाल में रूपांतरण की वजह से अधिवास का भी रूपांतरण होता है। परिणाम स्वरूप परपटी शैवाल के स्थान पर डर्मेटोकार्पोन, परमेलिया, अम्बिलिकेरिया, इस तरह की जो पर्ण शैवाल प्रजातियां हैं उनका विकास होता है। आगे चलते हैं, काई चरण को देख लीजिए। ये जो मॉस स्टेज है इसमें आप देखेंगे कि मिट्टी जो है उसकी पर्याप्त मात्रा छोटी छोटी दरारों और गड्ढों में जमा होने लगती है और वहां पर लगने लगती है काई। गेरिमिया, पॉलीट्रिचम और टोर्टुला जैसी जो प्रजातियां हैं वो वहां पर अपना कब्जा जमा लेती और संभावित रूप से इनके बीज पवन से प्रसारित होने वाले बीजाणुओं द्वारा लंबी दूरी तक चले गए थे। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये समय के साथ पर्ण शैवाल के साथ फंस गए और वहीं पर इनका अंकुरण हो गया और इनके जो प्रकंद हैं वो पानी और पोषक तत्वों के लिए पर्ण शैवाल के साथ ही कंपटीशन करने लगे। काई के लंबवत तने अक्सर ऊंचाई में पर्ण शैवाल की ऊंचाई से ज़्यादा होते हैं और इनकी सूखा झेलने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन तब भी ठीक होती है। तो अब पर्ण शैवाल और काई की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां आपको दिखाई देंगी जो कि एक साथ जी लेती हैं। मतलब उसमें से किसी एक को भी हटने की आवश्यकता नहीं होती। काई कभी कभी पर्ण शैवाल से पहले भी अनुक्रमित हो सकती है। इसके बाद नंबर आता है शाकीय चरण का। तो काई की मृदा जो है उसका निर्माण और धारण करने की क्षमता कुछ जो मरुद्भिद घासें होती हैं उनके जैसी होती है। वार्षिक पौधे जैसे पौधे इसमें होते हैं, मतलब विशेष रूप से अल्पकालिक वार्षिक घास जैसे पौधे होते हैं जो कि जल्दी ही अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं और विकास इनका रुक रुक कर होता है क्योंकि काई के चरण के तुरंत बाद मिट्टी जो है वो घास के उगने के लिए अनुकूल नहीं होती है। सूखे की स्थिति अगर बनी रहे तो भी ऐसा होता है। मतलब मरुद्भिद घासों की जड़ें और ज़्यादा बड़ी होती जाती हैं, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं कि वो चट्टानों को भेद देती हैं, तोड़ देती। और फिर मृत अवशेष जब इकट्ठे होते हैं इनके तो चट्टानों पर जगह जगह मिट्टी का जमाव होता है और वहाँ पर ह्यूमस इकट्ठा होता है। आसपास के समुदायों में उगने वाले पौधों के आधार पर कुछ आक्रमणकारी प्रजातियों में पोंटेटिला है, सोलिडागो है, सैक्सीफ्रागा है, इनकी भी गिनती की जा सकती है और उनकी वृद्धि से परिस्थितियाँ उतनी शुष्क नहीं रह जाती। घास के आसपास जीवाणु, कवक, सूक्ष्मजीव इत्यादि विकसित होने लगते हैं और उनकी मृत्यु और विघटन के बाद मिट्टी की परतों में और ज़्यादा वृद्धि होने लगती। छुप चरण को देख लीजिए। ये श्रब वाला जो है इसमें ग्लबरा और रूबस जैसी या सैसफ्रास जैसी जो लकड़ी वाली झाड़ियां हैं उनका आगमन होता है। मतलब वो इस क्षेत्र पर आक्रमण कर देती और उसके बाद इस क्षेत्र में जो सामान्य घास पहले जम रही थी वो जम नहीं पाती है और ये नई प्रजातियां हावी हो जाती हैं। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगती है। फिर मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, इसकी बनावट और संरचना बदल जाती है और ऐसी स्थितियों में पेड़ों के बीजों को बढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाता है। फिर छठवें नंबर पर आता है क्लाइमेक्स, चरम समुदाय। और चरम समुदाय में आप देखेंगे कि चरण की समाप्ति के बाद शुरुआत में बौने आकार के सूखे और अलग अलग उगने वाले पेड़ विकसित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जलवायु इनके हिसाब से अनुकूल होती जाती है इसमें समोद्भिद पेड़ों का विकास होता है, जैसे कि क्वेर्कस है, टीलिया है। तो चरम समुदाय की परिभाषा यहाँ दी हुई है। किसी भी अनुक्रमण का जो आखिरी चरण होता है वहां पर यह विकसित होता है और यह संबंधित समुदाय की शांतता पर निर्भर करता है। इस प्रकार के समुदाय से संबंधित सभी प्रजातियां लगातार और सफलतापूर्वक प्रजनन करने में सक्षम होती हैं और एक समान जलवायु में अपने अस्तित्व को भी कायम रखना जानती हैं।
इसे ही चरम समुदाय की सांत्यता कहा जाता है। तो यहाँ हैंसन और चर्चिल के द्वारा कुछ विशेषता बताई गई है। पहली परिभाषा ये कहती है कि ऐसा समुदाय अपनी उत्पादकता, संरचना और जनसंख्या के संबंध में स्थिर होता है। दूसरा, एक ही चरम समुदाय के भीतर और दो विभिन्न समुदायों के बीच में प्रजातियों की आबादी में विविधता, स्थिरता और एकरूपता पाई जाती। तीसरा, प्रत्येक समुदाय अपने दीर्घकालिक अस्तित्व को कायम रखने में सक्षम होता है। और प्रतिस्थापन और पर्यावरणीय परिवर्तन चरमोत्कर्ष के भीतर निरंतर आधार पर सक्रिय होते हैं और इसी बीच सभी पर्यावरणीय कारक इनकी संरचना और जनसंख्या को निर्धारित करते हैं ताकि ऐसे समुदाय अपने अधिवासों के अनुरूप अपनी सांत्यता को लंबे समय तक कायम रख सके। फिर मोनोक्लाइमेक्स आता है। अब ये मोनोक्लाइमेक्स कोई नई अवस्था नहीं है बल्कि एक हाइपोथेसिस है और इस अवधारणा को देने वाले क्लेमेंट थे। ये एक अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट थे। 1916 में इन्होंने ये परिभाषा दी और कहा कि एक जलवायु क्षेत्र में केवल एक ही चरम समुदाय विकसित हो सकता है, दूसरा अगर होगा तो उसको ये रिप्लेस कर देगा। ठीक, जलवायु कारक इसे नियंत्रित करते हैं और यह मिट्टी या स्थलाकृति से प्रभावित नहीं होता है। मिट्टी नियंत्रित या मृदा नियंत्रित स्थिर समुदाय बहुत ही अपवाद मिलते हैं और उसे वास्तविक चरमोत्कर्ष कहा भी नहीं जा सकता है। क्षेत्रीय जलवायु चरमोत्कर्ष से अलग कम या ज्यादा स्थिर समुदायों की विविधता को ध्यान में रखते हुए क्लेमेंट्स ने 4 नए शब्दों को प्रतिपादित किया था उस समय। पहला है उप चरमोत्कर्ष। ठीक, अब इसमें देख लीजिए, अनुक्रमण का ये विशेष चरण है और उसमें जलवायु चरमोत्कर्ष के द्वारा प्रतिस्थापित होने से पहले भौतिक या मृदा संबंधी कारकों की प्रतिक्रिया में लंबे समय तक परिवर्तन देखे जाते हैं। विचरमोत्कर्ष को देख लीजिए, पर्यावरण में कुछ लगातार जैविक विघ्न का परिणाम होता है कि वास्तविक चरमोत्कर्ष के स्थान पर एक प्रकार की वनस्पति का विकास होता है। गंगा के मैदान में जो घास पाई जाती है, पर्णपाती वनों में इस तरह का विकास देखने के लिए मिलता है। इसके बाद नंबर आता है प्री क्लाइमेक्स का। किसी विशेष जलवायु चरमोत्कर्ष क्षेत्र में थोड़े शुष्क इलाकों में जलवायु चरमोत्कर्ष से अलग एक स्वयं स्थायी समुदाय विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए हिमालय में देवदार के कुछ चुनिंदा वन। पोस्ट क्लाइमेक्स में बेहतर आर्द्रता वाले क्षेत्र में एक अलग किंतु स्वयं स्थायी समुदाय का समर्थन हमें दिखाई देता है, मतलब वो समुदाय वहां पर उपस्थित होता है। जैसे कि शुष्क पर्णपाती वन में चरमोत्कर्ष की स्थिति में नदी के किनारों के पास टर्मिनेलिया अर्जुन के जो वृक्ष हैं वो उगते हैं। मोनोक्लाइमेक्स अवधारणा की आलोचना भी बहुत ज्यादा होती है। आलोचना इसलिए होती है क्योंकि सबसे बड़े हिस्से में विकसित होने वाली क्षेत्रीय रूप से प्रचलित जो अप्रभावित वनस्पति है, मतलब इस सारे परिवर्तन से प्रभावित नहीं है और वहाँ की नेटिव है, क्षेत्रीय है, बड़े पैमाने पर वहाँ मौजूद है, उसी को वास्तविक चरमोत्कर्ष माना जाता है। और उसी क्षेत्र में अन्य स्थिर पौधे के समुदायों को उप चरमोत्कर्ष के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसे पौधों को केवल सैद्धांतिक रूप से चरमोत्कर्ष के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता था। तो अब आगे चलते हैं। आप देखेंगे पॉलीक्लाइमेक्स अवधारणा को विटेकर के द्वारा इसको लाया गया था और टेंसले ने इसका समर्थन किया था। अवधारणा ये कहती है कि एक चरमोत्कर्ष न केवल जलवायु कारकों बल्कि पर्यावरण परिसर के जो अन्य कारक हैं जैसे कि मिट्टी हो गई, जैविक पदार्थ हो गए, इन सब पर निर्भर करता है। और इस प्रकार कुछ अन्य तरीके के भी चरमोत्कर्ष हो सकते हैं जो कि क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन से, मतलब जलवायु चरमोत्कर्ष से भिन्न होते हैं। जलवायु ही एकमात्र कारक नहीं है, हालांकि ये बड़ा कारक है, लेकिन सिर्फ अकेले यही नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मिट्टी, स्थलाकृति, जैविक कारक, ये सभी भूमिका निभाते हैं। टेंसले का समय था 1920 में और इन्होंने कहा कि जो चरमोत्कर्ष समुदाय हैं उनके अस्तित्व को पहचाना जाना चाहिए और उन्होंने पहचान भी बताई थी। हालांकि इस दृष्टिकोण के अंतर्गत एक जलवायु चरमोत्कर्ष समुदाय की पहचान की गई थी जो कि विशेष क्षेत्र से विभिन्न अधिवासों में स्थिर और व्यापक हो। तो टेंसले ने आखिर चरमोत्कर्ष को पहचाना कैसे, इनका क्या तरीका था? तो इसमें पहचानने के कुछ मानदंड हैं। पहला, जलवायु चरमोत्कर्ष, इसमें बांट दिया गया है वर्गीकरण। तो जलवायु, मृदा और स्थलाकृति की सामान्य परिस्थितियों और बिना किसी व्यवधान के विकसित होने वाला ये चरमोत्कर्ष। दूसरा वाला जो है उसमें तमाम तरह के जो पारिस्थितिकी बदलाव हैं वो दिखाई देते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और स्वस्थायी वनस्पति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर स्थलाकृतिक आधारित जो चरमोत्कर्ष हैं यहाँ पर्याप्त परिवर्तन होते हैं, सूक्ष्म जलवायु का ये कारण बनते हैं और प्रत्येक के प्रभाव स्वरूप स्वस्थायी वनस्पति का उदय होता है। इसके पश्चात अग्नि आधारित चरमोत्कर्ष, वनस्पति के बार बार जलने से एक समय बाद आग के प्रति संवेदनशील जो प्रजातियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं और स्वस्थायी वनस्पति वहां विकसित होती है। पशुजनित चरमोत्कर्ष, प्राणी विज्ञान संबंधी कारकों में अतिचारण का परिणाम, ठीक है, उसके बाद विकसित होने वाला वहां जो स्वस्थायी समुदाय, चारागाह का पशुजनित चरमोत्कर्ष इसको कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि पशुजनित और अग्नि आधारित जो है वो द्वितीयक में आते हैं। शेष जो आपने शुरुआती देखे, जलवायु हो गया, मिट्टी हो गई, स्थलाकृति हो गई, इससे संबंधित चरमोत्कर्ष प्राथमिक में आते हैं। जैविक अन्योन क्रिया को देखते हैं।
तो किसी क्षेत्र या पारितंत्र का जैविक समुदाय अन्योन क्रियाओं का जटिल नेटवर्क है, और वह अन्योन क्रिया जो एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच में होती है अंतरजातीय अन्योन क्रिया कहलाती है, जबकि वह अन्योन क्रिया जो कि विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के बीच में होती है अंतरजातीय अन्योन क्रिया कहलाती है। मतलब अंतराजातीय और अंतरजातीय का तात्पर्य है, अंतराजातीय और अंतरजातीय दो अलग शब्द हैं जो कि यहाँ एक ही तरीके से लिखे गए हैं। एक ही पोषण स्तर में संबंधित जीवों के बीच में अगर अन्योन क्रिया होती है, स्पर्धा देखने के लिए मिलती है, तो इसमें आप देखेंगे कि आवश्यकताएं समान होंगी, तभी ऐसा हुआ है। जो व्यष्टि के सदस्य हैं वो भोजन, जल, प्रजनन इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब इसमें जैसे चूहों का उदाहरण लिया गया है, एक बिल्ली किसी चूहे को खा जाती है, बाकी जो बिल्लियां हैं उसी संसाधन के लिए यानी उसी चूहे के लिए संघर्ष कर रही है। उसी हिसाब से यहाँ गिद्ध का उदाहरण दिया है। हालांकि गिद्ध का उल्लू के साथ जो उदाहरण दिया है उसमें एक चीज स्पष्ट है कि दोनों का समय भिन्न है। आवश्यकता भले ही एक है, दोनों शिकार करते हैं, लेकिन गिद्ध दिन में करता है और उल्लू रात में करता है, तो इनके बीच में टकराव नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपने देखी। अंतरजातीय संबंध प्रत्यक्ष और निकट हो सकते हैं, शेर और हिरण के बीच का संबंध, और जो अप्रत्यक्ष संबंध वाले हैं उसमें आप हाथी और भृंग के बीच का संबंध देख सकते हैं। तो यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि अंतरजातीय अन्योन क्रियाओं के लिए विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस बात पर निर्भर है कि क्या अन्योन प्रजाति के मतलब अन्योन क्रिया प्रजाति के सदस्यों के लिए लाभदायक है, हानिकारक है। लाभदायक है तो अच्छी बात है, नहीं तो हानि पहुंचाएगी, और नहीं तो फिर उदासीन भी हो सकती है। तो है क्या असल में। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ टेबल बनी हुई है, अन्योन क्रिया के प्रकार हैं और प्रजातियों के ऊपर परिणाम। तो आप इसमें जीरो, प्लस और माइनस के हिसाब से देख रहे हैं। जीरो का मतलब है कि कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, और प्लस का मतलब है कि प्रभाव सकारात्मक है, माइनस का मतलब है कि प्रभाव नकारात्मक है। सबसे पहले नंबर पर इसमें नकारात्मक अन्योन क्रिया है, उसके बाद फिर असहभोजिता, मतलब ये पहला विभाजन है नकारात्मक अन्योन क्रिया का। उसमें जो पहला प्रकार है वो है असहभोजिता। एक प्रजाति पर प्रभाव पड़ता है, दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। उसके बाद फिर परभक्षण है, शिकारी और शिकार का संबंध होता है, एक दूसरे को खाता है, मतलब एक प्रजाति दूसरे का सेवन करती है। इसके बाद नंबर आता है परजीविता का, यहाँ एक प्रजाति को लाभ और दूसरी को प्रत्यक्ष हानि होती है। स्पर्धा, दोनों प्रजातियां बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। फिर सकारात्मक संगठन में या सकारात्मक जो संयोजन है उनमें देखेंगे अन्योन क्रिया में, तो एक है सहभोजिता। सहभोजिता का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रजाति यानी सहभोजी को लाभ प्राप्त होता है और दूसरे को कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं होता है। और सहोपकारिता में दोनों को लाभ पहुंचता है। दो जीव प्रजातियां आपस में संपर्क करके एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही हैं, तो ये परस्पर अन्योन क्रिया, लाभकारी अन्योन क्रिया का उदाहरण। उदासीन अन्योन क्रिया में क्या होता है, उदासीनता होती है, एक दूसरे को प्रभावित करने वाली प्रजातियां नहीं होती। यहाँ प्लस का मतलब वही जो बताया था आपको, माइनस का मतलब हानिकारक, प्लस का मतलब लाभदायक। अन्योन क्रियाओं के भी प्रकार होते हैं। कुछ अंतरजातीय जो साहचर्य है उसमें कम से कम एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार के साहचर्य नकारात्मक होते हैं, और जिन मामलों में दोनों ही संबद्ध प्रजातियों को लाभ पहुंचता है उसे नकारात्मक साहचर्य कहा जाता है। और जब संबद्ध प्रजातियों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है और न ही कोई नुकसान होता है तो उसे उदासीन अन्योन क्रिया कहा जाता है। और इसमें कुछ निम्नलिखित चीजों को शामिल किया गया है, तो निम्नलिखित क्या है वो देख लीजिए। पहला अपना असहभोजिता है, परिभाषा दी हुई है। यह दो प्रजातियों के बीच में नकारात्मक साहचर्य है जिसमें कि एक प्रजाति दूसरी को सीमित कर देती है या फिर नुकसान पहुंचाती है। सीमित करेगी तो भी नुकसान ही पहुंचाएगी, लेकिन स्वयं अन्य प्रजातियों की उपस्थिति के कारण किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित रहती है। वह जीव जो कि एंटीबायोटिक का स्रावन करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो बाकी जीव प्रजातियां उन्हीं के जैसी हैं, वो उसी एंटीबायोटिक से संदमित हो जाती है, मतलब उनकी जो ताकत है वो जाती रहती है। जैसे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और ये पेनिसिलियम नाम के बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। अब ये जो पेनिसिलियम है ये बाकी बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है, तो इससे क्या होता है, बीमारी पर कंट्रोल स्थापित हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं शिकार, और पेनिसिलियम को इससे फायदा क्या होता है, बाकियों की ग्रोथ रोकने से उसको भोजन ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। शिकार यानी इस अन्योन क्रिया में शिकारी अर्थात परभक्षी अन्य प्रजाति के जंतुओं, जिन्हें कि शिकार कहते हैं या पकड़ते हैं, मारते हैं और खा जाते हैं। मतलब एक शिकारी होता है, सीधी बात है, और वो पकड़कर दूसरी प्रजाति को खत्म कर देता है। तो ऐसे शिकारियों में तेंदुए, बाघ, चीते और शेर जैसे जो जीव हैं वो आते हैं। इसके लिए वो अपनी ताकत, रफ्तार और दांत और पंजों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है परजीविता। ये ऐसी जो अन्योन क्रिया है उसमें एक परजीवी होता है, एक पैरासाइट होता है, जो कि किसी खास जीव के शरीर पर रह रहा होता है या उसके शरीर के अंदर रह रहा होता है, और फिर उस जीव को वो नुकसान पहुंचाता है, वहां से अपना पोषण खींचता है और खुद अमीर बनता जाता है। इसके बाद अब परजीविता को देखें। परजीविता में आपने परिभाषा तो देखी, यहाँ पर अमर बेल का उदाहरण दिया हुआ है।
ये आप देखेंगे वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती है। दरअसल अमर बेल का जो चित्र है वो यहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखें ये एस्केरिस वाला है। एस्केरिस का जो संक्रमण है, गोल कृमियों का पूरा गुच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्धा को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ दी हुई है, ये है मिसलेटो लोरेंथस। ये जो पौधा है ये भी परजीवी है, अमर बेल के अलावा यानी डोडर के अलावा ये भी एक परजीवी पौधा है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो स्पर्धा, अब ये एक ऐसी अन्योन क्रिया है जिसमें कि दोनों को नुकसान पहुंचता है, और स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब दोनों व्यष्टियों या प्रजातियों को ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन की आवश्यकता है जो कि कम मात्रा में उपलब्ध है। तो फिर आपको प्राप्त होगा या हमें प्राप्त होगा, इसको लेकर संघर्ष होता है। और एक ही पर्यावास में रहने वाली दो विभिन्न प्रजातियों के बीच में ये होता है। इसमें आप देखेंगे कि एक तो इंटरसेप्टिक है, इंटरस्पेसिफिक है, और इसके बाद फिर इंट्रास्पेसिफिक है। ये इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक जो कंपटीशन है, इसी रूप में इसको देखा जाता है। तो इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है, यानी अंतर जातीय में एक ही पर्यावास में रहने वाली दो विभिन्न प्रजातियों के बीच में ये संपन्न होता है, और दूसरा वाला एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच में होता है, तो ये ज़्यादा कठिन होता है, ज़्यादा घातक होता है। आगे चलते हैं। प्रचंड इसमें कंपटीशन होता है। यहाँ पर सहभोजिता को देख लीजिए। इस प्रकार के संबंधों में एक प्रजाति लाभान्वित होती है जबकि दूसरी को न तो फायदा होता है न नुकसान होता है, और कुछ प्रजातियां अन्य प्रजातियों से आश्रय या परिवहन का लाभ लेती हैं। उदाहरण के लिए जैसे सकरफिश को आप देखते हैं, रिमोरा को देखते हैं, इनके सिर के ऊपर जो चूषक उपस्थित होता है, मतलब ऐसे सूंड बने होते हैं जो कि ये शार्क मछली से, मतलब शार्क मछली के शरीर में गड़ा के उससे जुड़ जाती है, और फिर रिमोरा सुरक्षा हासिल करने में ये, मतलब सुरक्षा उसे प्राप्त होती है। शार्क के शरीर से जुड़ी हुई है तो कोई प्रीडेटर उसको परेशान नहीं करेगा। उसके साथ साथ उसे जो शार्क के द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन है वो भी प्राप्त हो जाता है। शार्क को इससे न तो कोई फायदा होता है न ही कोई नुकसान होता है। उसी प्रकार से वृक्षों पर जो एपिफाइट्स हैं यानी अधिपादप हैं, उनका भी एक बढ़िया डेरा रहता है, तो वो भी सहभोजिता का उदाहरण है। इसमें फर्न, मांस और आर्किड की सतह पर ये उगते हैं। उसी प्रकार से वृक्षों की सतह का उपयोग सहारे के लिए, सूर्य का प्रकाश और नमी प्राप्त करने के लिए करते हैं। मतलब ये वनस्पतियां जो हैं ये वृक्ष के तने के सहारे अपना सारा क्रियाकलाप करती हैं। वृक्षों को इससे कोई खास फायदा नहीं है और न ही किसी तरह का नुकसान होता है। इसके बाद सहजीविता है। इसमें दोनों प्रजातियों के बीच में साहचर्य होता है और दोनों इससे लाभान्वित होती हैं। समुद्री एनीमोन हो गया, ये एक निडेरियन प्राणी है, और हर्मिट केव क्रेब जो होता है यानी केकड़ा होता है, उसके कवच से ये संलग्न हो जाता है, और इसके साथ जब कवच से इसके जुड़ जाता है, खोल से जुड़ जाता है, तो फिर इसे यात्रा करने का मौका मिलता है, भोजन प्राप्त होता है। और एनीमोन हर्मिट क्रेब को अपनी दंश कोशिकाओं के द्वारा सुरक्षा और छद्मावरण प्रदान करता है। तो ये सारा कुछ है, मतलब एक दूसरे को आश्रय देने की घटना होती है, सहजीविता। और उदासीनता में दोनों प्रजातियां आसपास रहती हैं लेकिन एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करती हैं। हालांकि ये संभव नहीं है, बड़ा ही दुर्लभ है ऐसा देख पाना, लेकिन ऐसा नेटवर्क अगर है, मतलब दो प्रजातियां आसपास हैं पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित नहीं किया है प्राकृतिक रूप से, तो ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ है। इसके बाद आप देख रहे हैं पारिस्थितिकी के उप विभाग यहाँ बनाए गए हैं। इसमें आटोकोलॉजी है, सिनेकोलॉजी है और हैबिटेट इकोलॉजी। आटोकोलॉजी का मतलब है कि पर्यावरण के संबंध में किसी व्यक्ति की पारिस्थितिकी का अध्ययन। उसी प्रकार से सिनेकोलॉजी यानी पर्यावरण के संबंध में समूहों या समुदायों की पारिस्थितिकी का अध्ययन। और उसके बाद हैबिटेट इकोलॉजी है, इसमें जितने भी हैबिटेट के अंदर आने वाले तत्व हैं वो सब शामिल किए गए हैं, जैसे कि जीव, उनका पर्यावरण, आवास, ये सब कुछ। तो अब यहाँ पर आटोकोलॉजी की परिभाषा है। यह पर्यावरण के संबंध में व्यक्तिगत प्रजातियों या व्यक्तियों का अध्ययन है। ऑटोकोलॉजिकल अध्ययनों के दो दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं। एक तो है प्रजातियों की ऑटोकोलॉजी, जहां व्यक्तिगत प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा जनसंख्या पारिस्थितिकी, जहां एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। सिनेकोलॉजी में क्या होता है, यह एक इकाई के रूप में जीवित जीवों के समुदाय का अध्ययन। और ऑटोकोलॉजी और सिनेकोलॉजी के बीच के अंतर को कुछ उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि पर्यावरण के संबंध में नीम का पेड़ और कौवा, इनका हम एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। तो यह जो अध्ययन है ये ऑटोकोलॉजिकल अध्ययन कहलाएगा। लेकिन अगर आपको पूरे वन समुदाय के संबंध में जानना हो और कई अलग अलग कलियां, पेड़ और जानवर उस क्षेत्र में मौजूद हों, तो इस परिस्थिति में सिनेकोलॉजिकल दृष्टिकोण आपको अपनाना पड़ेगा। अब ये जो सिनेकोलॉजिकल अध्ययन है इसके दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो सामुदायिक होता है, विशेष क्षेत्र में ये परस्पर निर्भर जो पौधे और जानवर हैं उन पर आश्रित होता है, और दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ जो अगली परिभाषा है वो है हैबिटेट इकोलॉजी की। तो हैबिटेट इकोलॉजी में आप देखें कि यह जीवों के आवास और पर्यावरण और जीवों पर इसके प्रभाव का अध्ययन। विभिन्न प्रकार के आवास जैसे स्थलीय, मीठे पानी का आवास, समुद्री मुहाना,
इन सब पर ये अपना मतलब इन सब को ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि जाति विकास के द्वारा जाति का उद्भवन होता है, नई प्रजातियां पैदा होती हैं। विलगन के प्रकारों में भौगोलिक विलगन सबसे पहले है, उसके बाद फिर जनन विलगन है। इस प्रकार से ये चलता है। और विगलन का ही परिणाम है कि विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों द्वारा प्रजनन करने के कारण नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। फिर कई प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो चुकी हैं और उनका एक भी सदस्य अभी लंबे समय से देखा नहीं गया है। यह प्रजाति के मतलब ऐसी प्रजातियां विलोपन का शिकार हो चुकी हैं, ऐसा माना जाता है। और विलोपन विनाशकारी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से हो सकता है और मनुष्य के क्रियाकलापों की वजह से भी हो सकता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसी समुदाय की संरचना में होने वाला क्रमिक परिवर्तन है और पारिस्थितिकी अनुक्रमण उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले से कोई समुदाय नहीं था। ठीक है, और पहले जो वनस्पतियां हैं वो आकर इकट्ठी होती हैं, उसके बाद कहीं जाकर फिर जो जीव है वो बढ़ना शुरू होता है। भारत में ज्वार नदमुखी जो पारितंत्र है उसमें डायमंड हार्बर का नाम आता है, पश्चिम बंगाल में पेन्नार का मुहाना है। और जैविक अनुक्रमण की जो प्रावस्थाएं हैं उसमें सबसे पहले न्यूटेशन होता है, नग्नीकरण होता है, उसके बाद प्रवास होता है, फिर आस्थापन होता है, प्रतिक्रिया होती है, फिर स्थिरीकरण हो जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये परिभाषा बहुत बार अलग अलग ढंग से प्रश्नों में पूछी गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा आप इसे कह सकते हैं। इसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि मानव गतिविधियां पृथ्वी के संसाधनों पर कितना असर डाल रही, और इस विचार को विलियम रीस और मैथियास वॉकेननेगल ने प्रतिपादित किया था। उद्देश्य था पृथ्वी की संसाधन वहन क्षमता को पता लगाना और मनुष्य उसका किस हद तक इस्तेमाल कर रहा है उसको जानना। और इसको नापने का जो पैमाना है वो ग्लोबल हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर के द्वारा इसको नापा जाता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता, अब ये चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड चमोली जिले से हुई थी। उस समय ये यूपी का हिस्सा था। पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना इसका उद्देश्य था। तो यहाँ पर ये पहला लेक्चर समाप्त होता है। अभी बातें बहुत लंबी हैं, लेकिन इसमें इतना ही।